हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अच्छा जी, तो आज हम थोड़ा-सा एडवांस लेवल पे देखेंगे। आपको ये जो टॉपिक्स हैं थोड़े-से ये हो सकता है थोड़ा-सा कन्फ्यूज़िंग भी लगे शुरू में, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता करके यू वुड गेट द आइडिया। हम पावर बीआई के ऊपर मैं पहले सोच रहा था कि हम डेप्थ में चले जाते हैं थोड़ा-सा, लेकिन अपना जब तक आपको बेस नहीं समझ में आएगी, आपको पावर बीआई जो है ना, थोड़ा-सा फिर आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी इसके लिए ना, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट द डेटा। और डेटा के बारे में और डेटाबेसेस के बारे में जब तक आपको प्रॉपर्ली नहीं इन्फॉर्मेशन होगी, तो आपको थोड़ा-सा फिर उसमें समझने में कॉन्सेप्ट मुश्किल होती है। तो मैंने सोचा था कि हम एक सेशन ये रखते हैं, जिसमें हम थोड़ा-सा डेटाबेसेस को और डिटेल में जाके डिस्कस करेंगे, क्योंकि यही कॉन्सेप्ट्स आपके पावर बीआई में भी यूज़ होंगे। और एक और सेशन फिर हम रखेंगे जो कि हम सिर्फ पावर बीआई के लिए रखते हैं। तो दैट्स व्हाई थोड़ा-सा जो है अपना इस तरीके से मैंने प्लान किया है, और इंशाल्लाह इसको लेके चलते हैं फिर हम, ठीक है? अच्छा जी, तो पिछले हफ्ते पहले हमने क्या ज़िक्र किया था, हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। हमने बात किया था डेटा के बारे में, डेटा क्या होता है? डेटा को जब आप एक प्रॉपर फॉर्मेट में लेके आते हो, तो एक इन्फॉर्मेशन आपकी फिर बन जाती है उसके ऊपर, ठीक है ना? अब इन्फॉर्मेशन में आप अपना कोई भी चीज़ें डाल सकते हो, वो किसी भी चीज़ के बारे में भी हो सकती है, लेकिन जब डिस्पैरेट होता है डेटा, तो वो कोई मीनिंगफुल नहीं होता। लेकिन जब आप उसको प्रॉपर उसके ऊपर कोई लॉजिक लगा के डेटा के ऊपर आप उसको एक फॉर्मेट में डालते हो, तो इन्फॉर्मेशन बनती है, और इस पूरे प्रोसेस को जो हम कहते हैं, वो कहते हैं कि आप इंटेलिजेंस डाल रहे हो। और यही चीज़ जब आपकी बिज़नेस से रिलेटेड चीज़ों में आ जाती है, या फिर ऐसी जगह पे आती है जहाँ पे डेटा की कंज़म्पशन आपके पास बहुत ज़्यादा है, तो उसको फिर आप क्या कहते हो? बिज़नेस इंटेलिजेंस, ठीक है ना? अच्छा, अब आप देखें डेटा को हम थोड़ा-सा और भी हाई लेवल पे देखते हैं, लास्ट वीक की जो डिस्कशन की बेस पे ही, कि डेटा अब आपका कहाँ-कहाँ जनरेट होता है, ठीक है? डेटा अब आपका अगर आप देखें, तो ऑलमोस्ट लाइक एवरी मिलीसेकंड या माइक्रोसेकंड के हिसाब से जो है ना, आप यू शुड से कि डेटा जनरेट हो रहा है आपका। इन द वर्ल्ड मैं कहीं पे पढ़ रहा था, मेरे ख्याल से आपका 1 सेकंड के अंदर पूरी दुनिया के अंदर मेरे ख्याल से 1 पेटाबाइट जो है ना अपना, यानी कि 1 रेज़ टू पावर में बी 9 जो है ना, आप उसको लगा लें अपना, तो इस हिसाब से आपका डेटा जनरेट होता है अक्रॉस द ग्लोब एवरी मिनट। अच्छा, अब आपके पास ये डेटा जनरेट कहाँ पे हो रहा है? अब आप ये भी तो क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आपका डेटा देख लें, अब आप सोशल मीडिया है, अपना उसके ऊपर भी जितना भी आप डेटा डालते हैं, वो कहीं न कहीं तो सेव होता है आपका, तो यानी कि जनरेट हो रहा है, आप अपना उसके ऊपर बात करते हैं। फिर इसी तरीके से आप अपना देख लें, बड़े-बड़े स्टोर्स हैं जहाँ पे सेल्स हो रही है अब, और परचेज़ हो रही हैं, ट्रांज़ैक्शंस हो रही हैं। अगर आप पूरी दुनिया में देखें, कोई भी मुझे नहीं लगता ऐसा टाइम होगा दुनिया के अंदर जिसमें डेटा जनरेट ना हो रहा हो। एवरी सेकंड जो है ना आपका डेटा जनरेट होता। तो अब डेटा जो है अपना जब तक आप उसको प्रॉपर समझेंगे नहीं, आपको आगे के स्टेप्स नहीं समझ में आएँगे। तो डेटा को हम कहाँ पे स्टोर करते हैं? हमने बात की थी, डेटा को हम स्टोर करते हैं डेटाबेस के अंदर। डेटाबेस क्या चीज़ है? अगर हम क्लासिकल एग्ज़ाम्पल ले लें, वो वही आपकी पुराने वाली, अगर हम लेते हैं एग्ज़ाम्पल कि एक खाता बुक है, यानी कि आपकी लॉग बुक है, या इसको जनरल लेजर टेक्निकली इसको बोलते हैं। एक लेजर बुक है आपकी, उसके अंदर जो है आप अपना लेजर मेंटेन करते हो, यानी कि आप उसमें क्या मेंटेन करते हैं मेजॉरिटी ऑफ द टाइम में? आपके पास कस्टमर्स कौन से थे, आपके पास सेल्स क्या हुई आपकी, आपने अपना कितने कितना प्रॉफिट बनाया, कितना ग्रोस मार्जिन आपके पास हुआ, थिंग्स लाइक दैट। और फिर आपके पास अपना कौन से कहाँ-कहाँ आपने सेल की, इस तरह की चीज़ें जो है ना आपकी वो लॉगबुक के अंदर होती है, ठीक है? उसको आप मेंटेन करते हो, जीएल आइटम होते हैं उसके अंदर, जनरल लेजर जिसको आप बोलते हो, ठीक है? वो सारी की सारी चीज़ें उस लॉग बुक के अंदर, या खाता बुक अगर मैं उसको क्रूड वर्ड में बोलूँ, तो वो आपकी होती है। तो डेटाबेस भी वही चीज़ है। डेटाबेस क्या करता है कि डेटाबेस आपकी वो इन्फॉर्मेशन स्टोर करता है।
अब स्टोर कैसे करता है वो उसके पास और कोई तरीका नहीं है। आई मीन मैं अगर आपको क्लासिकल एग्जांपल दे रहा हूँ इस वक्त, ठीक है ना, डोंट कोट मी कि यही 100% ट्रू है, लेकिन ये ट्रू थी अगर आप बात करते हैं तकरीबन आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले, कि डेटाबेसेस जो हैं अपना अभी भी बहुत से जो कि RDBMS डेटाबेसेस होते हैं, वो डेटा किस में सेव करते हैं, वो करते हैं टेबल्स के अंदर, ठीक है। अच्छा, अब टेबल जब आपका होता है तो उसके अंदर सारी बात है अपना मल्टीपल चीज़ें होती हैं, रोज एंड कॉलम्स भी होते हैं। अब इंशाल्लाह आज हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करेंगे तो आपको थोड़ा और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो उसके अंदर फिर हमने बात की थी कि अपना हम कनेक्ट कैसे करते हैं अपना डेटा को, ठीक है ना, एक दूसरे के साथ। तो हमने लास्ट वीक देखा था कि मल्टीपल टेबल से हमारे पास अपना एक कस्टमर इन्फो का था, फिर कस्टमर सेल्स का था और कस्टमर टैक्स का भी था। तो हम क्या कर रहे थे कि हम गो थ्रू कर रहे थे एक टैब से एक्सेल की दूसरी पे लाके, और वहाँ पे हम एक प्रॉपरली रिपोर्ट फॉर्मेट में हम बता रहे थे उसका स्ट्रक्चर, ठीक है ना, लुकअप कर रहे थे उसको। तो ये सारी का सारा हमने डिस्कस किया था, और लास्टली फिर हमने पावर बीआई को थोड़ा बहुत टच किया था, उसके अंदर डेटा लेके आए थे और डेटा के अंदर ला के फिर हमने उसको कनेक्ट किया था, रिलेशनशिप बनाई थी, और उसके ऊपर थोड़ा सा हमने विजुअलाइजेशन की थी। तो ये सारा लास्ट वीक का जो है रिकैप है। तो इसके ऊपर किसी का कोई क्वेश्चन हो और लास्ट वीक से कोई कंफ्यूजन हो, आई नो कि अगर आप लोगों ने वीडियो देखी होगी तो आई एम श्योर क्वेश्चंस होंगे आपके पास, तो फील फ्री टू आंसर एक्स दोस क्वेश्चन, जो भी आपके पास है। तो आई एम गोना पॉज हियर फॉर अ मिनट। हसन भाई, ये OLAP वर्सेस OLTP क्या चीज है? मैं भूल गया हूँ। लास्ट वीक को किया था हमने। नहीं, इस पे नहीं, अभी हम तो लास्ट वीक के ऊपर रिकैप कर रहे हैं फिलहाल। ओके ओके ओके, चले ठीक है। अभी हम बात करेंगे इसके ऊपर। ओके ओके, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो एनी अदर क्वेश्चन कोई है अभी किसी के पास, या कंफ्यूजन तो नहीं है लास्ट वीक के हिसाब से? नहीं, लास्ट वीक का सारा क्लियर है। क्लियर है। और किसी को? Listen, bhai, just to get a recap, tables are basically consist of columns and rows, right? ट्रू, एब्सोल्युटली। Okay. Yeah. that's it. और इंशाल्लाह आज हम उसको जरा डिटेल में डिस्कस करते हैं, ठीक है ना? ठीक है। अच्छा जी। तो अगर अब किसी के पास जो है अपना कोई क्वेश्चन नहीं है तो लेट्स गेट स्टार्टेड। हम आज थोड़ा सा पहले तो लास्टली हमने देखा था चीज़ों को मोर ऑन द जनरल लेवल, ठीक है ना। जनरल लेवल से हमारा ये है कि नॉन रियल वर्ड के एग्जांपल्स हमने दी थी, लेकिन टुडे वी कैन टॉक अबाउट द रियल वर्ड एग्जांपल्स के सिस्टम्स कैसे होते हैं आपके, ठीक है, मार्केट के अंदर क्या क्या काम होता है, तो और किस तरीके से आप इसके अंदर डेटा सेव होता है आपका, सो ऑन सो फोर्थ, ठीक है। अच्छा जी, तो हम जो है ना अपना क्या करते हैं, इसको लेके आते हैं OLAP वर्सेस OLTP। अब ये क्या चीज़ है, क्या है क्या ये बेसिकली? तो अगर इसको मैं यहाँ पे अपने साथ एक्सेल भी खोल लेता हूँ। अच्छा, OLAP से बनता है ऑनलाइन एनालिटिकल सिस्टम, OLAP, ठीक है। इसी तरीके से आपका एक होता है OLTP, इसको हम कहेंगे ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग सिस्टम। उसके अगेंस्ट आता है ऑनलाइन ट्रांजैक्शनल प्रोसेसिंग सिस्टम। अच्छा, अब जस्ट बाय द नेम ऑफ इट आपको कुछ इसमें डिफरेंस लग रहा है? डू यू थिंक कि इसमें कोई बिग डिफरेंस है इन चीजों में? Just by the name of it. I mean, just make a guess if anybody can. मुझे लगता है जो OLAP है उसमें एनालिसिस ज्यादा है, वो ज्यादा शायद डीप है और उसको ज्यादा प्रोसेस जो उनसे करने के लिए ज्यादा डीप या पेचीदा चीजों को देखने के लिए हम OLAP यूज करेंगे, और सिंपल ट्रांजैक्शनल सारे डेटा को देखने के लिए हम OLTP यूज कर सकते हैं इन जनरल। That is true. मतलब हाई लेवल पे आपकी डेफिनेशन सही है। इसको थोड़ा सा हम और डिटेल में देखते हैं कि OLTP में अगर आपको, अब हम बात करते हैं उसके ऊपर, ठीक है ना। OLTP में क्या होता है, आपको लास्ट वीक के हिसाब से भी याद होगा, हमने मास्टर डेटा की बात की थी और हमने एक बात की थी ट्रांजैक्शनल डेटा की, ठीक है।
अब इसमें क्या होता है कि आपके पास OLTP सिस्टम में यू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड। ठीक है, अब इसके अंदर किस तरीके से आपके पास चीजें सेव होती हैं, अगर आप उसको याद करें तो हमने कहा था जो डिफरेंस क्या होता है मास्टर डेटा में और ट्रांजैक्शनल डेटा में, कि ट्रांजैक्शनल डेटा इज वेरी रैपिडली चेंजिंग। ठीक है ना, तो OLTP में मास्टर डेटा भी होता है लेकिन मेजोरिटी ऑफ द टाइम में ये ट्रांजैक्शनल डेटा सेव करता है। सही है, मिसाल के तौर पे सेल्स का डेटा है, राइट, या फिर आपके पास अपना परचेजिंग का डेटा है, राइट, और भी कोई भी हो सकता है जो भी आप सोच सकते हैं। सेल्स आप देख लें, अगर कोई बहुत बड़ा स्टोर है, जैसे यहाँ पे यूएस में वॉलमार्ट है, वॉलमार्ट के क्रॉस द ग्लोब आपके पास अगर देखें तो ठीक ठाक स्टोर्स हैं इनके, पाकिस्तान में भी आई एम श्योर बहुत बड़े बड़े स्टोर्स होंगे, तो वहाँ पे एवरी मिनट और एवरी सेकंड के हिसाब से आपकी जो है ट्रांजैक्शन हो रही होती है, तो वो कहाँ पे सेव होना होता है, वो कहीं ना कहीं सेव होगा, और वो जो सिस्टम होता है उसको बोलते हैं OLTP। ठीक है ना, अच्छा, अब इसमें कौन कौन से बड़े बड़े OLTP सिस्टम्स हैं मार्केट के अंदर, उसके बारे में भी हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्योंकि जब आप जॉब पे जाते हो और इंटरव्यू करते हो तो उसमें वहाँ पे पूछते हैं आपसे कि आपने कौन से OLTP सिस्टम्स के ऊपर काम किया हुआ है। ठीक है ना, तो हम थोड़ा सा उसको जिक्र कर लेते हैं इसके बारे में। उसमें जो बड़े नाम हैं, एक है SAP। ठीक है, ये क्या है, एक इनका SAP इज अ सॉफ्टवेयर कंपनी जो कि अपना एक OLTP सिस्टम बनाती है, उसको आप बोलते हो S4 HANA। ठीक है, ये इनका क्या है आपके पास, ये OLTP सिस्टम है फ्रॉम द SAP साइड। सही हो गया। अच्छा, इसी तरीके से आपके पास एक और कंपनी थी, बेसिकली इसको कहते थे पीपलसॉफ्ट। ये भी एक कंपनी थी, ये भी अपना एक बताती थी, उसको पीपलसॉफ्ट ही बोलते थे। ठीक है ना, उसका सॉफ्टवेयर का नाम जो था। इसी तरीके से आपके पास माइक्रोसॉफ्ट है, माइक्रोसॉफ्ट भी ये काम करता है। माइक्रोसॉफ्ट बनाता है एक सॉफ्टवेयर, उसको कहते हैं डायनेमिक्स। सही हो गया। इसी तरीके से आपके पास एक कंपनी है एपिकोर, और उसका था सॉफ्टवेयर आई थिंक वेंटेज के नाम से, जो कि अपना ये OLTP सिस्टम है। इसी तरीके से ओरेकल का भी एक सॉफ्टवेयर, ओरेकल का सबको पता होगा आई एम श्योर, ओरेकल के डेटाबेस मशहूर थे। ओरेकल भी एक बनाता है और आई थिंक अभी भी है इसको कहते थे ओरेकल फाइनेंशियल्स। सही है, तो ये मैंने सिर्फ अभी यहाँ पे एग्जांपल 5 लिखी है, लेकिन यहाँ पे थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ जो है ना आपके पास OLTP सिस्टम्स हैं। लेकिन मार्केट में जो बड़ा है, जिसके पास बहुत ज़्यादा आपके पास मार्केट शेयर है, वो है SAP। ऑलमोस्ट 80% जो आपका बिजनेस है अक्रॉस द ग्लोब, वो आपके पास SAP के ऊपर चलता है। ठीक है ना, सो दैट मीन्स आप इसको समझ सकते हैं कि हाउ बिग दिस सिस्टम इज। इसके अंदर 2000 में जब मैंने एटलीस्ट स्टार्ट किया था इसके ऊपर काम करना, तो उस टाइम तक तकरीबन इसके अंदर जो टेबल्स थे, मैंने अगर आप उसको देखें, they were more than 10,000 tables. तो you can imagine how big this system was. और SAP को सीखने के लिए you still have to at least आपको कम से कम 5 से 6 months चाहिए properly, full time। तो ये आपका काफ़ी बड़ा सिस्टम है। माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स जो है ये भी आपके पास अच्छा सिस्टम है, और बहुत सी कंपनीज जो कि स्मॉल से मिड साइज की होती हैं वो इसको इम्प्लीमेंट करती हैं। पीपलसॉफ्ट ये एक HR बेस्ड सिस्टम था, यानी कि जितनी भी आपकी HR से रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो आपके पास पीपलसॉफ्ट में होती हैं। अभी भी मार्केट में है काफ़ी ज़्यादा, लेकिन थोड़ा सा हिट हुआ है SAP की वजह से। अच्छा, फिर जो है आपकी स्मॉल साइज जो हैं वो आपको एपिकोर यूज़ करती हैं। इसी तरीके से जहाँ पे फाइनेंशियल्स ट्रांजैक्शंस होती हैं मेजॉरिटी में, वहाँ पे ओरेकल फाइनेंशियल्स काम आता था, और अभी भी बहुत सी जगहों पे है। इनफैक्ट गवर्नमेंट में बहुत ज़्यादा ओरेकल की इम्प्लीमेंटेशन है। हो सकता है आपके बैंक में जो भी सिस्टम लगा हो जहाँ पे आपका बैंक जो मेंटेन कर रहा है डेटा को, वहाँ पे हो सकता है ओरेकल फाइनेंशियल्स लगा हो, अपना, क्योंकि ओरेकल बहुत पुराना है।
तो ये सारा हमने थोड़ा सा जिक्र किया OLTP सिस्टम्स के बारे में, ठीक है ना। अगेन कॉन्सेप्ट क्या होता है OLTP सिस्टम्स का, वहाँ पे आप ट्रांजैक्शंस जो है ना रिकॉर्ड करते हो, ठीक है। और ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड जब आप करते हो तो वो किसी चीज़ के बेस पे करते हो, यानी कि किसी एरिया के, जिसको हम टेक्निकल टर्मिनोलॉजी में फंक्शनल एरिया बोलते हैं, वो आपका यहाँ पे रिकॉर्ड होता है, ठीक है ना। एक और चीज़ मार्केट में या जब आप टेक्निकल लिंगो या टेक्निकल लैंग्वेज में हम बात करते हैं तो इन चीज़ों को हम बोलते हैं फंक्शनल एरियाज। सही, ये ज़रूर याद रखिएगा कि ये इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। कि आपके पास क्या होता है कि जब OLTP के अंदर काम करना होता है तो OLTP इतना बड़ा सिस्टम होता है, जैसे आप SAP को देख लें, मैंने भी आपको बताया 10,000 प्लस टेबल्स थे जब मैंने स्टार्ट किया था, विच इज़ ऑलमोस्ट लाइक 15-16 ईयर्स अगो। तो अब उसके अंदर आपके पास सेल्स है, परचेजिंग है, प्रोक्योरमेंट है, अपना CRM है। अब ये सारी चीज़ें आप भी कंफ्यूज नहीं होंगे, बस थोड़ा सा हाई लेवल पे आप समझ लें कि सेल्स और परचेजिंग। अब इन एक एरियाज को समझने के लिए आपके पास इंडिविजुअल बंदे होते हैं, ठीक है ना। यानी कि ये नहीं आप कर सकते कि आप ये नहीं कह सकते कि भाई मैंने SAP का सेल्स भी समझ लिया, परचेजिंग भी समझ लिया, मैंने अपना उसके अंदर प्रोक्योरमेंट का भी समझ लिया। ये पॉसिबल नहीं है। आपको एक सिस्टम, यानी कि दूसरे लफ्जों में मॉड्यूल या मॉड्यूल या किसी भी सिस्टम के अंदर समझने में SAP का आपको you take maybe years just to master that. So you can imagine how big the system is. तो जाबें जो आपकी मार्केट में आती हैं वो आपको फंक्शनल एरियाज की बेस पे आती हैं, ठीक है। SAP के अंदर अगर आप इसके अंदर एक और बड़ा है फाइनेंशियल्स का, SAP का अपना भी फाइनेंशियल है। आप मार्केट में जाके देखेंगे तो देखेंगे बहुत ज़्यादा FICO की जाबें आएंगी। FI से ये क्या बनता है, F5 फाइनेंशियल और आगे कंट्रोलिंग है, ठीक है ना। FI से फाइनेंशियल, CO से कंट्रोलिंग, इसकी बहुत ज़्यादा जाबें बनती हैं आपको। अच्छा, इसके अंदर ये है परचेजिंग का। परचेजिंग के अंदर आप बहुत सी चीज़ें परचेज करते हो, तो इसको मतलब मटेरियल वगैरह आपने लेना होता है, तो इसको आप देखेंगे तो MM बोल देंगे, ठीक है, मटेरियल्स मैनेजमेंट। इसी तरीके से सेल्स जो है, वहाँ पे आप सेल्स भी करते हो, फिर आपने सेल्स करने के बाद इसकी डिस्ट्रीब्यूशन भी करनी होती है, तो उसको आमतौर पे आप SD बोल देते हो, ठीक है ना। तो ये आप टर्मिनोलॉजीज थोड़ी सी जहन में रखिएगा कि कौन सा फंक्शनल एरिया है। When people say what is a functional area you're in, you can say I'm in the sales, so somebody can say I'm in the financials, some may say कि भाई I'm in the purchasing, अपना इस तरीके से आप फिर बोलते हो, ठीक है। इसके ऊपर कोई क्वेश्चन है? I know it's a little bit technical discussion, but I think this is an important discussion, लेकिन I want to make sure कि आप ये समझ सकें सारे के सारा। हसन भाई, मेरे 2 क्वेश्चन हैं जी। OLTP पे ये तो समझ आ रही है कि जो फर्स्ट एंड प्राइमरी जो रिकॉर्ड करते हैं हम लोग ट्रांजैक्शन एवरीडे बेसिस पर, जो एवरी सेकंड के बेसिस पे होती हैं, वो OLTP के अंडर आती हैं, राइट। और उसके बाद नेक्स्ट लेवल इज OLAP है, इज इट सो? दोबारा रिपीट करिएगा आप। OLTP जो उनसे प्राइमरी रिकॉर्ड, प्राइमरीली आप ट्रांजैक्शन को जिस तरह मैनेज करते हैं, सॉर्ट करते हैं सिस्टम में, जिस सिस्टम में लाकर हर ट्रांजैक्शन जो हैपन हो रही होती है उसको आप जिस सिस्टम के अंदर लेकर आते हैं, वो OLTP है। अब बिल्कुल आपने बोला सॉर्ट का, ठीक है ना। आई थिंक दिस इज इम्पोर्टेंट टॉपिक। आपके जहन में सॉर्ट का कहाँ से आया कांसेप्ट, थोड़ा सा इसके ऊपर एक्सप्लेन करें। क्योंकि मुझे इस तरह लग रहा है जैसे OLTP में देखें, अगर एज यू सेड दैट देयर मल्टीपल टेबल्स हैं, जिस तरह के अगर मिसाल के तौर पर अगर एक वॉलमार्ट पे हम जाते हैं, एक ट्रांजैक्शन अकर होती है, मैंने कोई चीज बाय की है, वो सिस्टम में जा रही है, वो इस सिस्टम में अब कोई भी चीज हो सकती है, रिटर्न की ट्रांजैक्शन हो सकती है, बाइंग की हो सकती है, सेल्स की, परचेज की, मैनेजरियल लेवल पर हो सकती है, कस्टमर के लेवल पर हो सकती है। तो वो सबको वो सिस्टम उसको सॉर्ट कर रहा होगा, उसके रिलेटेड डिपार्टमेंट्स में उसको रिकॉर्ड कर रहा होगा, राइट? हाँ, अच्छा, अब आप देखें जब आप सॉर्ट करेंगे ना, तो सॉर्टिंग की आपको कहाँ पे जरूरत पड़ती है, जब आपने डेटा को एनालाइज करना होता है, ठीक है ना। तो OLTP सिस्टम वो सिस्टम होता है जहाँ पे आपको इस तरह के ऑपरेशंस करने की जरूरत नहीं पड़ती। उसकी रीज़न क्या है, क्योंकि डेटा आपका इतनी जल्दी जनरेट हो रहा होता है, तो आपको अगर को प्रोसेस करेंगे डेटा को, यानी कि डेटा को सेव भी कर रहे हैं, डेटा के ऊपर आप अपना क्या कहते हैं कोई ऑपरेशंस भी कर रहे हैं, यानी कि एनालाइज करने की कोशिश करें, जिसमें सॉर्टिंग एक वन ऑफ द मेजर कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, वो स्लो हो जाएगा,
तो OLTP सिस्टम्स क्या करते हैं, आपने एक पॉइंट सही बोला कि OLTP सिस्टम के अंदर जो है मल्टीपल फंक्शनल एरियाज होते हैं, जिसमें मैंने अभी बात की आपके सामने सेल्स, जी परचेज, फाइनेंशियल की, और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे होते हैं, जी थाउजेंड में भी खोल के आपको दिखाऊंगा एग्जांपल्स। हम्म तो वो क्या करता है कि वो सिंपली जो सिस्टम डिज़ाइन होता है, वो क्या करता है, वो जाके राइट अवे सेव करता है, इट डजंट डू हाँ एनीथिंग एल्स, ठीक है ठीक ना। है, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर देते हैं बस। ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर देता है, तो सिंपली इसका इसी वजह से मैंने यहाँ पे जो बताया ना कि ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है, अभी इसके ऊपर कोई ऑपरेशन हो नहीं रहा। ऑपरेशन नहीं हो रहा, ठीक है, प्राइमरी बिल्कुल स्टेप है। बिल्कुल, ऑपरेशंस होते हैं जिसमें आपके पास बिजनेस ट्रांजैक्शंस जो है ना वो होती हैं थोड़ी सी, वो हम उसके ऊपर भी फिलहाल नहीं जा रहे, ठीक है लेकिन उसको हाई लेवल पे हम ये बात कह सकते हैं कि भाई देखें, अगर आपने $5 की या ₹5 की जो सेल हुई है, ठीक है, ठीक है अब OLTP सिस्टम क्या करेगा आपका कि अब उसको पता है कि मैं कौन सी स्टेट में हूँ या कौन से प्रोविंस में हूँ, उसके हिसाब से कौन सा टैक्स कितनी चीज़ पे लगेगा, ठीक है ना। वो जो OLTP सिस्टम है वो उसको ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करेगा, ठीक है, लेकिन अगेन ठीक है वो आप उसको एनालाइज नहीं कर रहे डेटा को, आप उसको प्रोसेस कर रहे हो किस पे, रियल टाइम पे, जहाँ पे इस तरह की चीज़ें होती हैं, जहाँ पे ट्रांजैक्शनल बेस्ड आपकी प्रोसेसिंग हो रही होती है, एनालिटिकल बेस्ड प्रोसेसिंग नहीं होगी। नहीं हो रही होती। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है कि इसमें ये जो OLTP है ये एक कंपनी के तमाम डिपार्टमेंट्स की रिलेटेड, जो मिसाल के तौर पर लेट्स से फॉर जनरल टर्म हम वॉलमार्ट को लेते हैं, तो वॉलमार्ट में काफ़ी अब चीज़ें हैं, जैसे कि एक तो कस्टमर से रिलेटेड है ना, जो कि बेसिक कस्टमर आ रहा है, बाय कर रहा है, सेल या रिटर्न कर रहा है, वॉट एवर, एक तरफ उनकी उसमें आ जाता है कि वो बाइंग भी कर रहे हैं, अपनी कंपनी का सारी स्टॉकिंग कर रहे हैं, तो वो सारे डिपार्टमेंट्स को OLT उस सब डिपार्टमेंट्स में उनकी यानी कि जो रिलेटेड ट्रांजेक्शन है उनको स्टोर कर रहा है। दैट इज करेक्ट, बिल्कुल आपने सही बोला। और एक और चीज, सॉरी क्विकली आपसे पूछूंगी, नॉट टू वेस्ट द टाइम, पॉइंट ऑफ सेल्स जोन सा है, ये भी एक सिस्टम काफी कॉमनली यूज होता है, लेकिन दैट इज स्ट्रिक्टली यानी कि बिल्कुल स्पेसिफिकली रिलेटेड टू जैसे कस्टमर्स होते हैं, जैसे कि बाइंग जो कस्टमर की सेल्स एंड परचेजेस हैं, और इसके अलावा जो रिटर्न्स वगैरह हैं, वो पॉइंट ऑफ सेल्स को यहाँ पर हमारे यहाँ पे कनाडा में बहुत ज्यादा पॉइंट ऑफ सेल्स यूज होता है, बहुत ग्राउंड बेसिस पर, तो वो भी OLTP में कंसीडर होता है। बिल्कुल, वो OLTP में कंसिडर होता है, और जो यहाँ पे मैंने टूल्स बताया ना आपको, जी वो जी ना तो डेटा सेव होता है ना, मिसाल के तौर पे SAP का भी अपना पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम्स है, ओके माइक्रोसॉफ्ट। समझ आ गई, ठीक है, दीज आर द डिफरेंट टूल्स जिसके थ्रू वो जो SAP है वो अपनी डाटा को कलेक्ट कर रहा है और फिर उसको रिलेटेड जगह पर स्टोर कर रहा है। दैट इज ट्रू, एग्जैक्टली। ओके पॉइंट ऑफ परफेक्ट। सेल क्या है आपका, इसका फ्रंट एंड है, ठीक है ना। हाँ फ्रंट एंड है, जिससे वो सारी ट्रांजेक्शन जा रही हैं, उसमें से प्लस माइनस हो रहे हैं, और वो सारी फिर ट्रांजेक्शन आगे रिकॉर्ड हो जाएंगी। बिल्कुल। ठीक है आई थिंक ये कॉलम बी में जो है ना, ये कंपनीज हैं जिनकी सॉफ्टवेयर है ये, राइट, ये कंपनीज हैं, राइट, पीपलसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट, एपिकोर, ओरेकल, ये इनके सॉफ्टवेयर हैं। हाँ इनके ठीक सॉफ्टवेयर है ये हैं, कॉलम ठीक है। डी में इनके सॉफ्टवेयर ये, हाँ जी, यप यप। हसन भाई मेरा भी क्वेश्चन है। जी प्लीज। आपने थोड़ी सा भी ये बात की थी कि जैसे हम देखते हैं ट्रांजैक्शंस की, तो ये OLTP में आता है। अब मेरे ज़हन में क्वेश्चन ये आ रहा है कि बैंक का जो डेटा है वो जी OLTP में, क्योंकि उसमें ट्रांजैक्शंस भी चल रही होती हैं, लेकिन वो एनालाइज भी कर रहा होता है, लाइक फोरकास्ट भी करता है कौन सा कस्टमर कब परचेज करेगा और किस तरह करेगा। तो ये जो बैंक का डेटा है ये किस कैटेगरी में फॉल करता है? लाइक OLTP में इसका आता है क्योंकि ट्रांजैक्शन डेली बेसिस पे भी हो रही होती हैं, जी। ये काइंड करते हैं। अच्छा, इसको आप इस तरीके से देखिए, जब आप बैंक में जाते हैं, जहाँ पे जमा करवाते हैं पैसे, तो आपको वो एनालाइज करके फौरन बता देता है कि मेरे पास जो है कि रिपोर्ट आपके पास बन जाती है कि मेरे पास बैलेंस इतना है, लेजर इतना है, सेल्स मैंने इतनी की हैं, यानी कि डेबिट इतनी की है, क्रेडिट इतनी की है। तो इस तरीके से होता है कि सिर्फ आप जाके इसमें डिपॉजिट कर देते हो अपने चेक्स को या कैश को। नहीं, फौरन पता चल जाता है, हमारी स्टेटमेंट आ जाती है कि कितना हमने किया है, किस तरह है। तो उसमें अच्छा, अब दो प्रोसेस होते हैं, ठीक है। एक दफ़ा जब आप उसमें सेव करोगे तो डेबिट करोगे या क्रेडिट करोगे उसके अंदर, तो वो जिस सिस्टम की बेस पे हो रहा होता है, उन्होंने क्या किया होता है कि आपका OLTP सिस्टम और फिर जो एक दूसरा आप बात करेंगे OLAP सिस्टम, वो कनेक्ट किए होते हैं आपस में। और अब इतने फास्ट हो गए सिस्टम कि वो आपको जैसे ही डेटा आपके पास आता है, वो फौरन रियल टाइम पे OLAP सिस्टम के पास चले जाता है, और उसकी बेस पे आप
एनालिसिस कर सकते हो, तो इस वजह से आप वो देखते हो। लेकिन मेरा क्वेश्चन इस लिहाज से था कि जब आप बैंक या टेलर के पास जब आप जाएंगे तो उसके पास जाके जब आप जमा करवाते हैं पैसे, तो उसके पास सिर्फ एक लेजर में एक चीज आ जाती है, दैट्स इट, ना वहां पे वो बैठ के जो भी बंदा या बंदी होगी उसको एनालाइज नहीं करेगी कि मेरे मतलब बैंक के हिसाब से अगर आप देखेंगे कि मेरे बैंक में कितने पैसे जमा हो गए, कितनी मेरे पास यहाँ पे डेबिट हो रहा है, डेली बेसिस पे क्रेडिट हो रहा है, समथिंग लाइक दैट, ना। तो आपका जो पॉइंट है वो भी वैलिड है कि एक पॉइंट से अगर आप उसको देखें तो वो दोनों सिस्टम दे आर वर्किंग टुगेदर एट द वन पॉइंट। लेकिन जब राइट अवे क्या होता है कि मेजोरिटी में वहां पे जब भी आप बात करते हैं ना, तो बैंक से कहता है कि हमारे पास ट्रांजैक्शन कितनी हुई डेली, ना, तो दैट्स हाउ दे नो एग्जैक्टली। ठीक है, ये थोड़ा सा पॉइंट क्लियर हुआ आपको? जी जी, थोड़ा क्लियर। अच्छा, थोड़ा सा मुझे आप बता दें, एक और चीज है, आपने बोला कि OLTP कैप्चर स्टोर्स एंड प्रोसेसेस डेटा फ्रॉम ट्रांजैक्शंस इन रियल टाइम। थोड़ा सा रियल टाइम को क्लियर कर दें। रियल टाइम, व्हाट डज इट मीन? लाइक राइट नाउ इज रियल टाइम? राइट नाउ, राइट एट द मोमेंट। आप उसको वही मैं इस मिसाल ले लें अपनी वॉलमार्ट वाली, ठीक है, तो या फिर कोई भी स्टोर पाकिस्तान के हिसाब से या कनाडा के हिसाब से देख लें आप, अपना वहाँ पे जब भी आपके पास ट्रांजैक्शन होगी आपकी, मिसाल के तौर पे कोई भी आपने परचेस किए, अंडे परचेस किए, I'm just throwing out that, अब वो कहीं ना कहीं तो जाके सेव होना चाहिए ना आपका, जैसे ही आपने कहा सेल क्लिक हो गई या मेंटर का बटन दबाया आपने, तो कहीं ना कहीं जाके सेल्स तो सेव होनी चाहिए। तो वो किस जगह पे जाके सेव होगी? वो OLTP में होगी। अच्छा, अब जब आपने एंटर का बटन प्रेस किया, बाय द टाइम वो आपके OLTP सिस्टम के अंदर गया, तो आप उसको थोड़ा सा इमेजिन कर सकती हैं कि इसको टाइम लगेगा, 10 मिनट लगेंगे या 15 मिनट लगेंगे? इस तरीके से हो सकता है? नहीं हो नो, सकता अपना, राइट अवे। राइट अवे होता है, रियल राइट। टाइम हो जाएगा। तो दैट्स हाउ दैट हैपेंस। ठीक है ना? थैंक यू, थैंक यू। नो प्रॉब्लम। अच्छा जी, एक और जो क्वेश्चन था आपका पहले किसी का फंक्शनल एरियाज के ऊपर, तो हम उसके ऊपर दोबारा बात कर रहे थे। तो अब थोड़ा सा मैं आपको एग्जांपल यहाँ पे दिखा दूँ। ये एक एडवेंचर वर्क्स जो है ना, एक डेटाबेस है आपका, जो कि इट्स नॉट अ रियल वर्ल्ड डेटाबेस, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट में ये बनाया हुआ है डेटाबेस बेसिकली, और जस्ट टू प्ले अराउंड और अंडरस्टैंड करने के लिए। अब आप यहाँ पे देखें जो सेल्स एरिया सॉरी फंक्शनल एरियाज हैं वो कितने ज़्यादा हैं आपके पास। ये देखें जिसको आप स्कीमास यहाँ पे बोल रहे हैं, स्कीमास पे अभी आप परेशान नहीं होइएगा, इसको आप समझ लें फंक्शनल एरियाज। ठीक है ना? ये आपके पास सेल्स हैं, फिर परचेसिंग का है, पर्सन का है, प्रोडक्शन का है, HR है, DBO से भी फिलहाल परेशान नहीं। तो यहाँ पे आप देखें कि अगर सेल्स हैं, ठीक है ना, इस पूरे जो कि अपना ये कलर है, इसके अंदर कितने ज़्यादा टेबल्स हैं आपके पास? सी आई मीन देयर सो मेनी। इसके अंदर आपके पास कस्टमर्स भी आ रहे हैं, उसका एड्रेस भी आ रहा है, फिर सेल्स की भी इंफॉर्मेशन आ रही है, फिर क्रेडिट कार्ड्स वगैरह हैं, सो ऑन सो फोर्थ, इंडिविजुअल कौन से हैं। अब ये सारे का सारा सेल्स का जो आपका डेटा है वो किसी ना किसी के साथ तो कनेक्ट होगा आपका, ठीक है ना? यानी कि एट द सेम टाइम अगर आप देखें तो ये डेटा आपका मिसाल के तौर पे जो सेल्स हो रही है, अब इस सेल्स ऑर्डर हेडर के अंदर, ठीक है ना, सेल्स होती है, फौरन आप इसके अंदर सेव कर दोगे आप, क्योंकि रियल टाइम पे ये सेव हो रहा है इसके अंदर डेटा आपका। तो ये क्या करता है, अब इसके ऊपर अगर आपने एनालिसिस को करना है तो आप इसको एक और सिस्टम के अंदर लेके जाओगे, लेकिन उसके लिए फिर आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। लेकिन अभी फिलहाल आप देखें कि इसको जस्ट कनेक्ट करने के लिए डॉट्स को, यहाँ पे देखें कितनी ज़्यादा इसके अंदर और भी चीज़ें आ रही हैं। कौन सा बंदा जो है वो सेल्स कर रहा है, या कौन सा डिपार्टमेंट जो है वो परचेजिंग कर रहा है, या किस डिपार्टमेंट में आपकी सेल्स हो रही है। मिसाल के तौर पर अगर वॉलमार्ट की एग्जांपल ले लें, वॉलमार्ट में कितने बड़े डिपार्टमेंट्स हैं आपके, ग्रोसरी का है, फिर आपका क्या कहते हैं हार्डवेयर प्रोडक्ट्स हैं, सो ऑन सो फोर्थ, ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं। तो वो कौन सा डिपार्टमेंट के अंदर आपकी परचेजिंग या सेलिंग हो रही है, वो भी आपके यहाँ पे है। फिर जाहिर बात है जहाँ पे आप अपने बड़े बड़े आपके पास कंपनीज होती हैं वहाँ पे प्रोडक्शन भी हो रही होती है, ठीक है ना। अपना सेल फोन्स आपके कहाँ पे बन रहे हैं, मिसाल के तौर पे आईफोन्स या एंड्रॉइड्स, कौन सी जगह पे हैं, कौन सी कंपनी के हैं, कौन से रीजन में बन रहे हैं। तो ये सारे का सारा डेटा आपका इस तरीके से सेव होता है, ठीक है ना। ये एक एग्जांपल है आपकी OLTP सिस्टम। अच्छा, लास्टली आपका HR के भी कितने बंदे हैं आपके पास, अपना सो ऑन सो फोर्थ, तो वो भी इसके अंदर सेव हो रहा होता है। सही है। तो ये सारे का सारे एक थोड़ा सा आपको कहना चाहिए कि हाई लेवल पे उन्होंने एक बना के दे दिया डेटाबेस, जिसको एडवेंचर वर्क्स बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट ने। तो उसकी बेस पे आप जो है अपना एनालाइज कर सकते हो, सॉरी OLTP बेस जो है ना सिस्टम्स को देख समझ सकते हैं। इसके ऊपर कोई क्वेश्चन हो?
तो ये जितने भी आप बता रहे हैं, जितने भी स्क्वायर्स हैं, ये सब एक टेबल्स हैं, करेक्ट? ईच वन इज वन टेबल। जी, ये वाले से सारे टेबल्स हैं। ओके, इंशाल्लाह हम इसको भी देखते हैं थोड़ा शॉर्टली, ठीक है ना? अच्छा जी, अब इसके ऊपर कोई कंफ्यूजन OLTP बेस्ड के ऊपर? नहीं हसन भाई। ओके, गुड। हम आ जाते हैं OLAP जो है ना सिस्टम के ऊपर। अगेन द नेम सेज ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग सिस्टम। अब ये क्या करता है, हमने जैसे पहले बात की थी कि ये डेटा आपका यहाँ से उठाएगा इस सिस्टम से, OLTP सिस्टम से, और क्या करता है, अभी हमने बात की थी एक रियल टाइम पे और नॉन रियल टाइम के ऊपर, ठीक है ना? सिस्टम्स अब आपके पास, जैसे भी बैंकिंग की भी हमने एग्जांपल्स ली, तो अब आपके पास क्या होता है कि OLAP जो होता है उसके अंदर, या OLAP टूल्स जो होते हैं उसके अंदर आपके पास होते टेबल्स ही हैं। यहाँ पे भी टेबल्स होते हैं, यहाँ पे भी टेबल्स होते हैं, लेकिन वो डिफरेंट फॉर्मेट में टेबल होते हैं, ठीक है? यहाँ पे क्या होता है, ये अगर मैं थोड़ा सा टेक्निकल टर्मिनोलॉजी में बोलूँ तो जो यहाँ पे जो टेबल्स बनते हैं वो होते हैं राइट ऑप्टिमाइज्ड, ठीक है? अभी कंफ्यूज नहीं होएगा वर्ड्स में, मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। यहाँ पे जो टेबल्स बनते हैं वो होते हैं रीड ऑप्टिमाइज्ड, सही है? कोई इसमें डिफरेंस आपको लग रहा है? ये मैं कह रहा हूँ दोबारा, इसको कहते हैं रीड ऑप्टिमाइज्ड टेबल्स, ऑप्टिमाइज्ड, सही है जी? और दूसरी जगह पे क्या है, यहाँ पे है राइट ऑप्टिमाइज्ड। क्या मतलब हुआ, थोड़ा सा कुछ जहन में आती है कोई चीज के, व्हाट्स द मेन डिफरेंस, व्हाई इज दैट द केस? मेरे ख्याल से इसमें यही डिफरेंस है, जैसे पहले हम लोग बात कर रहे थे कि वो फर्स्ट प्राइमरी लेवल ऑफ ट्रांजैक्शन है ना, कि रिकॉर्डिंग का पहला लेवल है कि जो भी रियल टाइम में हो रही है उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो बेसिकली इट्स इन राइटिंग सब कुछ हो रहा है। और रीड ऑप्टिमाइज मीन्स हम जो अखज़ करेंगे, जो भी उसमें से उसका जो निकलेगा उसके ऊपर ये सिस्टम है बेसिकली, जस्ट अ तुक्का। नहीं बिल्कुल नहीं, जो रीड ऑप्टिमाइज है ना, बेसिकली वो बेसिकली उसकी परफॉर्मेंस जो है ना मैक्सिमाइज की उन्होंने रीडिंग और व्यूइंग के लिए, राइट? ट्रू, आप उसमें कोई चेंजेस नहीं करते हो आप, राइट? दैट इज तो राइट, रीड, व्यू, पुल डेटा। तो एग्जैक्टली राइट ऑप्टिमाइज का मतलब ये है कि आप बेसिकली जो चीज राइट करेंगे या चीज एडिट करेंगे, इट शुड बी फास्ट, परफॉर्मेंस बेस्ड एंड एक्यूरेट, राइट? एग्जैक्टली, बिल्कुल राइट। बिल्कुल सही, आप दोनों से ही बिल्कुल बताया, यू आर डेफिनेटली वेरी क्लोज। राइट ऑप्टिमाइज का मतलब ये हुआ कि द मोमेंट आपके पास इंफॉर्मेशन आई, वो सिस्टम आपकी सेव हो गई सिस्टम के अंदर, सही है ना? क्योंकि आपने डेटा को सिर्फ यहाँ पे सेव करना होता है, इसको एनालाइज नहीं करना होता, तो इस वजह से वो राइट ऑप्टिमाइज होता है कि द मोमेंट डेटा आ रहा है राइट अवे सेव कर दें आप। वी डोंट केयर कि इसके अंदर कितना डेटा बड़ा हो रहा है, कितना डेटा कम आ रहा है, सो ऑन सो फोर्थ, वी डोंट रियली केयर, वी जस्ट केयर कि डेटा सेव हो जाए आपका किसी भी Speed and accuracy, I guess speed and accuracy basically, right? स्पीड एंड एक्यूरेसी, एब्सोल्युटली। और किस टाइप का डेटा है, यू नो, वी डोंट केयर, वो चाहे डेटा आ जाए हमारे पास अपना किसी भी स्टोर का फॉर एग्जांपल, या फिर हम उसको कह सकते हैं कि किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का, ट्विटर का भी आ जाए, वी डोंट केयर, वी केयर कि वो उसके अंदर डेटा सेव हो जाए आपका। अच्छा, अब आपको क्योंकि सारी बात है इट्स अ रियल टाइम, क्योंकि फास्ट सेव करना होता है, इस वजह से वो राइट ऑप्टिमाइज उसको बोलते हैं। रीड ऑप्टिमाइज ऑन द अदर हैंड, यहाँ पे अगेन हमने बात की थी, टेबल्स भी होते हैं आपके पास, तो जो टेबल्स हैं वो आपके रीड ऑप्टिमाइज हैं, और उसकी अगेन रीजन यही है कि यहाँ पे आप क्या करते हो, आपने टेबल्स के ऊपर एनालिसिस करना होता है, ठीक है? उसको रीड करना होता है, आप उसके अंदर अपने ऑपरेशंस भी लगाने होते हैं। फिर वही बात हम पहले कर रहे थे, आपने जितना बड़ा डेटा है, यू नो, बाज़ जगह पे मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स होते हैं। आपको अपने कस्टमर्स हैं आपके पास, अगर 1 लाख कस्टमर्स हैं आपके पास मिसाल के ऊपर, और आपको पता नहीं है, तो आपको सॉर्ट भी करना पड़ेगा डेटा को, ठीक है? फिर आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपको स्पेसिफिक रिक्वायर्ड आपके पास कस्टमर होगा उसको निकालने के लिए प्रोग्राम्स भी लिखने पड़ेंगे, रिपोर्ट्स भी बनानी पड़ेंगी, सो ऑन सो फोर्थ। तो उसमें आप डेटा को रीड करते हो,
किस तरीके से एनालाइज करके इस वजह से आपके पास उस सिस्टम को रीड ऑप्टिमाइज सिस्टम बोलते हैं, जो कि OLAP सिस्टम होता है। ठीक है, अगेन आपके पास टेबल्स हैं उसके अंदर। अब टेबल्स के अंदर हमारे पास क्या होता है कि जब डेटा, सबसे पहले जो फ्रंट फेज है ना किसी भी कंपनी का या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, वो आपका OLTP सिस्टम होता है। ठीक है, अभी जितने भी मैंने आपको नाम यहाँ पे लिखवाए थे वो सारे के सारे आपके फ्रंट फेसिंग हैं किसी भी कंपनी के अंदर। इवन गवर्नमेंट के अंदर भी आपके पास ये सारे के सारे होते हैं। अब होता क्या आमतौर पे कंपनीज के अंदर कि वो क्या करते हैं कि, अभी मैं बैंकिंग सेक्टर की बात नहीं कर रहा और बाकी कंपनीज की बात कर रहा हूँ, वो क्या करते हैं वहाँ से यहाँ से डेटा उठाते हैं और इस सिस्टम के ऊपर लेके आ जाते हैं। ठीक है, यानी कि इस वन डायरेक्शनल आपकी ट्रैफिक होती है, यानी यहाँ से डेटा आएगा और यहाँ पे आके सेव हो जाएगा। अब वो सेव किस तरीके से होता है? पुराने ज़माने में क्या होता था कि आपके पास मेजॉरिटी ऑफ द टाइम आप दिन में 5-5, 10-10 दफ़ा डेटा यहाँ से उठाते थे, यहाँ पे सेव करते थे। सही है, लेकिन अब क्योंकि टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है आपके पास, तो अब आपके पास ये भी है कि आप डेटा इंटरवल पे भी उठा के लेके आ सकते हो इधर से इधर, और रियल टाइम पे भी लेके आ सकते हो। लेकिन डिपेंड करता है, अगर आपके पास रियल टाइम पे आना होता है तो डेटा बहुत बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि उसको आते आते टाइम लगता है आपका। ठीक है, कंपनीज में क्या होता है आमतौर पे, और अभी भी बहुत सी कंपनीज में, कि रात के वक्त डेटा लोडिंग चलती है, क्योंकि आपने अगेन दोबारा रीड ऑप्टिमाइज्ड है, उसके अंदर प्रोसेस होता है डेटा के अंदर, और उसके अंदर आपने बिजनेस जो है ना अपना क्या कहते हैं फंक्शनैलिटी डालनी है, तो उसको करते करते आपको टाइम लगता है। ठीक है, तो लोग ये नहीं कहते कि हमें फॉरन डेटा को एनालाइज करना, वी नीड टू डू दैट मे बी आफ्टर अ डे, एक दिन के बाद। तो रात को पूरी जॉब्स चलती हैं आपकी, जॉब्स के मतलब यानी कि कोई प्रोसेसेस चलते हैं जो कि OLTP से डेटा उठा के इस OLAP सिस्टम में लेके आ जाते हैं। और अब आप देख रहे हैं, अगर मिसाल के तौर पे ऐसे स्टोर्स हैं जैसे वॉलमार्ट है, उसका डेटा पूरी दुनिया से आ रहा होता है। ठीक है, यानी कि कनाडा में क्या है अपना, यूरोप में किस तरीके से डेटा है, अमेरिका का कैसे डेटा है, वो सारे का सारा उठा के आप लेके आ रहे होते हो OLAP सिस्टम के अंदर। तो बाज़ औक़ात डेटा लोड होते होते आपके 5-5, 6-6, 10-10 घंटे भी लग जाते हैं। तो दैट हैपन्स। ठीक है जी, तो ये एक सिस्टम है। अब OLAP सिस्टम के अंदर हमने और क्या चीज़ हमने बात की थी कि आपके पास टेबल्स हैं। अच्छा, पहले इस पे देख लेते हैं कंपनीज कौन कौन सी हैं बड़ी-बड़ी। अब क्योंकि ज़ाहिर बात है ये बड़ी-बड़ी कंपनीज हैं, तो दे हैव अ लॉट ऑफ मनी एक्चुअली। तो इन्होंने क्या किया हुआ है, दे एक्चुअली इन्वेस्टेड देयर ओन और बिल्ड देयर ओन डेटाबेसेस, सॉरी OLAP सिस्टम। तो SAP का जो है अपना, वो पुराने ज़माने में जो इन्होंने टूल बनाया था OLAP टूल, उसको कहते थे BW। BW किसका है? इट्स अ बिजनेस वेयरहाउस। सही, इसको बिजनेस वेयरहाउस बोलते हैं। अच्छा, अब मोस्ट रिसेंटली इनका क्या है, मैं सिर्फ ये नाम लिख रहा हूँ ताकि आपको ना थोड़ा सा आइडिया हो। बेसिकली इनका अभी रिसेंटली का है HANA, HANA। अब ये इसे नाम से कंफ्यूज नहीं हो ही जाएगा, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा बाद में। एक और इनका है डेटा वेयरहाउस क्लाउड, DWC इसको बोलते हैं। दिस इज द मोस्ट रिसेंट वन जो कि SAP ने अभी बिल्ड किया है। सही है, PeopleSoft इस काम में नहीं था, तो PeopleSoft को हम निकाल देते हैं। एपिकोर का वेंटेज जो है वो ऑलरेडी वो भी आपको थोड़ा सा करता है सपोर्ट। ओरेकल का था मेरे ख्याल से, किसका, अगर मुझे नाम सही तरीके से नहीं बोल रहा, ओरेकल आई थिंक मेरे जहन से निकल गया, लेकिन ओरेकल का भी एक है। माइक्रोसॉफ्ट का अगर आप देखें ना मार्केट के अंदर, जिसके ऊपर हम बात करेंगे क्योंकि वी आर गोना गो इनटू द माइक्रोसॉफ्ट मोर डिटेल, उसके अंदर आपके पास एक है Azure Synapse। ठीक है, दिस इज द मोस्ट रिसेंट वन, जिसको ऑनलाइन एनालिटिक सॉरी OLAP सिस्टम है आपका। और इसके साथ ही जो फ्रंट एंड है आपके पास OLAP टूल के लिए, फ्रंट एंड से मुराद ये है कि आपने डेटा कहाँ पे सेव करना है, वो Synapse है, लेकिन आप डेटा को विजुअलाइज कहाँ पे करोगे वो एक अलग सिस्टम होता है जो कि OLAP सिस्टम के अंदर आता है, और उसको आप बोलते हो Power BI या फिर Excel। फिलहाल इस डायरेक्शन की तरफ जाएंगे। ठीक है, we're not gonna touch BW, HANA, DWC, but we're gonna touch Azure, maybe Synapse थोड़ा सा हम टच करेंगे,
और फिर पावर बीआई को देखेंगे, एक्सेल का तो हमें पता ही है सारे के सारे, ठीक है। तो ये 2-3 हैं कंपनीज, इसके अलावा और भी बहुत सारी हैं। अब मैं सारी बातें नाम लेके आपको कंफ्यूज नहीं करूँगा सारों का, लेकिन अगर एक मैं नाम लूँ जो कि बहुत मशहूर सिस्टम है, आप में से किसी ने टैब्लो का नाम सुना हुआ? टैब्लो? हाँ जी जी जी, वो IBM का है ना? नहीं, टैब्लो अपनी अपनी कंपनी का है। टैब्लो इट्स अ Okay. कंपनी इटसेल्फ। Okay. IBM का Cognos है। Oh yes, Cognos है, you're right. जी, तो टैब्लो बहुत बड़ा जो है ना OLAP बेस्ड सिस्टम है, जहां से आप अपना क्या कहते हैं रिपोर्टिंग करते हो उसके ऊपर। सही हो गया जी? अच्छा जी, तो ये क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट्स आपको? तो ये अच्छा, आप ये लग रहा है कि कुछ कंपनीज है जो OLAP में स्पेशलाइज करती हैं, कुछ OLTP में करती हैं, इज दैट राइट? दैट इज करेक्ट, बिल्कुल आप बात सही है। लेकिन अगर कंपनी बहुत बड़ी है, मिसाल के तौर पे SAP है या माइक्रोसॉफ्ट है, तो दे हैव ए टन ऑफ मनी, सो दे इन्वेस्ट इन बोथ। अभी Okay. SAP का जैसे मेरी, अगर आप मुझसे पूछें कि इफ यू आस्क मी कि भाई व्हाट इज योर कोर, आई वुड से कि माय कोर इज द SAP। ठीक है, SAP के अंदर ये डिफरेंट टूल्स हैं, मेरी कोर है स्किल सेट जिसको आप बोलते हैं। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट के अंदर सारी बात है, डायनामिक्स उसका जो OLTP सिस्टम है, दे कम अप विद द एजोर का सिनेप्स और पावर बीआई एक्सेल बेस्ड है आपके पास, सो ऑन सो फोर्थ। हसन भाई, ये जो एक्सेल आपने इसमें लिखा है, एज पर माय अंडरस्टैंडिंग, जितना भी आपने समझाया उस हिसाब से एक्सेल इज नॉट प्राइमरी लेवल पर नहीं है जिसमें ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड करते हैं और पावर बीआई में एनालाइज करते हैं। नहीं, एक्सेल तो आपका एक बेसिकली आप समझ लें कि एक ओ हाँ, सही कह रहे हैं, या यू आर राइट, ठीक है, इसमें हम नेक्स्ट लेवल पे अपनी वो ट्रांजैक्शन, ठीक है, समझ आ गई, सॉरी। एक्सेल को फिलहाल मैं से निकाल ही देता हूँ क्योंकि अपना इट्स गोना गेट कंफ्यूजिंग। तो आप समझे फिलहाल पावर बीआई सिनेप्स है, ठीक है। हाँ, पावर बीआई का तो समझ आ गई कि इट इज मेंट फॉर OLAP, ठीक है, ओके। लेकिन ये आपका एक्सेल भी OLAP के लिए यूज होता है ना अपना, और मैं कंफ्यूज नहीं करूंगा, लेकिन यहाँ पे आप जाएंगे ना तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे काफी ज्यादा डेटा लेके आ सकते हो, ठीक है ना, डिफरेंट लेवल से। या ऐसे कह रहे हैं क्योंकि वो सही बात है, हाँ, वो फर्स्ट टाइम रिकॉर्डिंग के लिए नहीं है, वो सेकंड टाइम के लिए, ठीक है, डन। एक्सेल को आप समझ लें कि ये OLTP बन जाता है, OLAP भी बन जाता है एट द सेम टाइम, बहुत स्मॉल लेवल पे। तो ये बेसिकली हम इस वक्त OLAP पे, हमारा जो फोकस है वो OLAP है, OLTP नहीं है, राइट? यही कह रहे हैं हम? OLTP नहीं है जी, लेकिन हमें OLTP को थोड़ा सा समझना जरूर पड़ेगा, क्योंकि OLTP की बेस पे हम यहाँ पे रिपोर्टिंग बनाएंगे, और कहाँ से वो समझ आएगी हमें, वही इसी तरीके से। अब ये हम इस एग्जांपल की तरफ आ जाते हैं, ठीक है ना। अब होता क्या है, अब ये पावर बीआई में बिल्कुल ऐसे ही होगा, जब आप उसको करेंगे कि ये क्या चीज़ है, किस तरीके से है। आपको चाहिए अब डेटा के, भाई मैं देखना चाह रहा हूँ, मैंने सेल्स का डेटा एनालाइज करना है, सही है। अब टेबल्स तो हैं आपके पास पड़े हुए। अब आपने कहा कि मैंने अपनी सेल्स देखनी है, मुझे पता है कि इसमें कहीं ना कहीं डेट भी होगी, ठीक है ना, जैसे यहाँ पे ड्यू डेट्स हैं, शिप डेट्स हैं मिसाल के तौर पे। अब मुझे चाहिए कि मुझे अपनी सेल्स देखनी है, लेकिन मुझे ये भी पता होना चाहिए कि किस बंदे ने की है सेल्स। तो मैं डेटा यहाँ से भी कनेक्ट करूँगा, लेके आऊँगा यहाँ से, कनेक्ट से मदद लेकिन यहाँ से लेके आऊँगा, और फिर जब मैं देखूँ कौन से बंदे ने किया है तो मैं यहाँ से भी लेके आऊँगा डेटा को। तो ये डेटा को मैं आपस में ज्वाइन करूँगा। याद है हमने लास्ट वीक भी एक एक्सरसाइज की थी कि हमने डेटा को ज्वाइन किया था डिफरेंट टैब्स के थ्रू, तो वो यही हम काम कर रहे थे। और ये क्या है, सारे के सारे टेबल्स हैं आपके, सही है जी, तो रिलेशनशिप्स जो बनाए थे, जी रिलेशनशिप जो बनाए थे, बिल्कुल ये वही है, ठीक है। सही है ना। तो अब अच्छा, मुझे अब पर्सन का भी चाहिए। अब मुझे ये भी देखना है कि किस डिपार्टमेंट में परचेसिंग हुई है, फिर मैं यहाँ से कोई टेबल पकड़ूंगा। जैसे मेरे पास ये वेंडर का एक है, ठीक है, मिसाल के तौर पे मैंने एक प्रोडक्ट पकड़ा है, आईफोन को ले लेते हैं, आई एम श्योर इट्स अ वेरी पॉपुलर एग्जांपल। आईफोन कोई भी स्टोर होगा वो सेल्स यहाँ से करेगा, ठीक है, यहाँ पे सेल्स होगी, मतलब जनरेट होगी कि कितने पैसे का हुआ, कौन सी इसमें प्राइस लगी, कितना उसके अंदर टैक्स लगा, कौन सी जगह पे सेल हुआ, सो ऑन सो फोर्थ। फिर मैं ये देखूंगा किस ने किया, तो वो यहाँ से लेके आऊँगा, सेल जो जिसने की वो यहाँ से इंफॉर्मेशन आ जाएगी। फिर मैंने ये देखना है कि वो जो आईफोन बनाया किसने, वो फिर आपकी इंफॉर्मेशन यहाँ से आ जाएगी वेंडर से, सही है ना। इस तरीके से सारी की सारी चीज़ें कनेक्ट होती हैं आपकी। अभी कंफ्यूज नहीं होएगा, अब बस आप थोड़ा सा इसको समझें। आप बेसिकली इंशाल्लाह जब थोड़े से प्रैक्टिकल एग्जांपल देखेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन एनी कंफ्यूजन अभी इस पॉइंट पे आपके पास? हसन भाई, मैं क्विकली एक चीज पूछ लूं? जी प्लीज।
एक ट्रांजैक्शन डिफरेंट टेबल्स में सेम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो सकती है, राइट? क्या मतलब आपको दोबारा मतलब ये कि मिसाल के तौर पर एक ट्रांजैक्शन है जिसमें लेट्स से आईफोन हैज बीन परचेज्ड बाय ब्रायन ऑन दिस डेट ऑफ दिस अमाउंट, ठीक है। अब इसमें 4 हमें चीजें मिल गई, नेम ऑफ द कस्टमर, प्रोडक्ट नेम, डेट एंड अमाउंट। जी, तो ये 4 चीजें 4 टेबल्स में रिकॉर्ड हो गई, ठीक है ना। OLTP में फर्स्ट हैंड जो इसमें आई ट्रांजैक्शन और वो चली गई OLTP सिस्टम के थ्रू प्रोसेस हुई, तो वो 4 सिस्टम में रिकॉर्ड हो सकती है ना सेम ट्रांजैक्शन। बिल्कुल हो सकती है। और फिर जब हम इसको रिलेशनशिप्स बनाते हैं तो हम इसी तरह जस्ट मैं फटाफट अपना जहन अगर क्लियर करूं तो हम इन 4 टेबल्स को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज अदर ट्रांजैक्शंस कैन बी आल्सो हैव द सेम, कैन कंटेन द सेम रिलेशनशिप, राइट? ऐसा होता है? बिल्कुल ऐसा ही होता है। ठीक है, ओके, थैंक यू। दैट इज ट्रू, एग्जैक्टली। और इस तरीके से आपका सेव हो रहा होता है जब आपने 3-4 चीजों का जो भी नाम दिया उसके अलग अलग टेबल्स हैं। लास्ट वीक अगर आपको याद हो हमने थोड़ा सा जैसे जिक्र किया था कि कस्टमर इन्फो थी, फिर कस्टमर्स की आई थिंक सेल्स था और फिर कस्टमर टैक्स था, ठीक है ना। अब उसके अंदर कस्टमर इन्फो के अंदर आप अपना क्या कहते हैं नाम तो आपने एक ही दफा सेव कर लिया था, अपना बार बार तो नहीं करोगे आप उसको। उसके अंदर आती है फिर कस्टमर सेल्स की इन्फॉर्मेशन बार बार चेंज हो रही थी उसके अंदर, राइट? कस्टमर टैक्स की इन्फॉर्मेशन बार बार चेंज हो रही थी। तो एग्जैक्टली आपका सही पॉइंट है। ठीक है, थैंक यू। No problem. Any further question? या confusion किसी को? I guess कुछ टेबल्स ऐसे होते हैं जो स्टैटिक इंफॉर्मेशन होती है, कुछ डायनामिक होती है, राइट? तो मे बी डिफरेंट होती है जो कि चेंज होती है आपकी इंफॉर्मेशन, दैट माइट बी डायनामिक मास्टर जो डाटा एंड देन द ट्रांजैक्शनल डाटा। ओके Exactly. बिल्कुल उसके अंदर आपकी लाया कर रही होती। अच्छा, यहाँ तक आपको ओलैप का थोड़ा सा समझ में आया है कि हो क्या रहा है बेसिकली? अभी हमने सिर्फ सरफेस को थोड़ा सा टच किया अपना। आई डिडंट गो इनटू मच मोर डिटेल, लेकिन थोड़ा सा समझ में आया कि ये क्या चीज़ है। यस ओके। यस। और अगेन आप कह रहे होंगे कि ये क्या हम बोर किस्म के डिस्कशन में बैठ गए, लेकिन अपना दिस इज द कोर, ठीक है ना। जब आप इसको नहीं समझेंगे तो आपको प्रॉपर आगे समझ नहीं आएगी चीज की, इसी वजह से आई वांट टू मेक श्योर कि आप समझें इस चीज को। राइट, फाउंडेशन इज इंपॉर्टेंट। ये फाउंडेशन है बेसिकली, राइट? दिस इज द फाउंडेशन, बुनियादी है। यप बुनियादी है। तो अभी फिलहाल हमने सिर्फ वो इस पॉइंट को कवर किया, ठीक है। इन दोनों को हमने कर लिया है कवर अप। अच्छा, डेटाबेस को इसको भी हमने किया है टच, लेकिन हमने थोड़े लेवल पे किया है, ठीक है। लेकिन अब हम इसको थोड़ा सा देखते हैं कि होता क्या है। टेबल्स का आपको सबको पता लग गया था। टेबल्स में अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल उठा के दिखाता हूँ, मेरे पास एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का एक डेटाबेस है। इसको कहते हैं नॉर्थ वर्ल्ड डेटाबेस का नाम। हेलो, कोई लाइन पे आ रहा? हाँ जी बिल्कुल सुन रहे हैं हम जी। अच्छा, यहाँ पे आपके पास क्या है? यहाँ पे आपके पास मल्टीपल टेबल्स हैं। यहाँ पे भी टेबल्स, यहाँ पे अगर आप देखेंगे इसने बताया भी हुआ है कि I'm a table। अगर मैं देखता हूँ यहाँ पे मेरे पास कस्टमर है, ठीक है ना। अब मैं इसके डिजाइन में जाके देखता हूँ कि ये क्या चीज है बेसिकली, ठीक है। अब आप देखेंगे यहाँ पे टेबल्स के अंदर, अब मैं टेबल्स को सिर्फ स्ट्रिक्टली टेबल्स के ऊपर बात कर रहा हूँ। टेबल्स के अंदर क्या होती है उसके अंदर, नहीं, आपने क्या खोल दिए? क्या खोला एकदम? ये बस मैंने एक टेबल खोला है आपके लिए, ठीक है? ये डिफरेंट है। ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है ना। अच्छा, इसमें ये डिफरेंट प्रोग्राम है। अच्छा उन्होंने, हाँ, ठीक है, इसको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस कहते हैं। तो ये भी डेटाबेस मैनेज करता है, ठीक है, ओके, दैट इज करेक्ट। लेकिन अभी आप इस पे सॉफ्टवेयर पे नहीं आप परेशान होइएगा, ठीक है ना। आप सिर्फ इसको ये कॉन्सेप्ट देखें, यहाँ पे टेबल्स हैं आपके पास, ठीक है ना। ठीक है। तो ये आपके पास टेबल्स हैं। यहाँ पे एक टेबल आपके पास आया। अब यहाँ पे मल्टीपल टेबल्स हैं। यहाँ पे भी आपके पास ये प्रिविलेजेस जैसे एक हो गया, प्रोडक्ट्स का एक हो गया। तो यहाँ पे देखें काफी ज्यादा हमारे पास डेटा है। अब ये हमने बात की थी कि जहाँ पे भी आपके पास डेटा होगा वो एक प्रॉपर फॉर्मेटेड फॉर्म में सेव होगा, जिसको हम कहते हैं टेबल्स। टेबल्स के अंदर अब क्या चीजें होती हैं? आपके पास एक कॉलम होता है जो कि इम्पोर्टेंट है, और उसके साथ साथ रोज होती हैं आपके पास, ठीक है। टेबल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम एंड द रोज। तो जब भी आपको कोई पूछे व्हाट टेबल कंसिस्ट ऑफ, तो आप ये बता सकते हैं कि प्राइमरली दो ही चीजें होती हैं उसके अंदर, जो कि कॉलम्स हैं या रोज हैं। अगर एक्सेल में भी देखें तो यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी कॉलम्स हैं सारे के सारे, ठीक है ना, A B C D। फिर यहाँ पे तो नंबर्स दिए हुए हैं रोज को,
सही है, तो टेबल्स के अंदर ये चीज होती है। अच्छा, अब एक रो जो है आपकी टेक्निकल टर्मिनोलॉजी में, जैसे मैं अगर सिलेक्ट करता हूँ, इसको क्या कहते हैं, टेबल रो, या फिर दूसरे एक लफ्ज में टपल भी बोलते हैं, TUPLE। यहाँ पे अगर मैं इसको दिखाऊं आपको, ये ठीक है ना, ये रोज क्या है आपकी, उसको टपल भी बोलते हैं। तो हो सकता है कि कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज टपल, तो यू कैन सिंपली से दैट्स पार्ट ऑफ द टेबल एंड इट्स कॉल्ड अ रो सिंपली। तो जब आप प्लान कर रहे होते हो, रन कर रहे होते हो, अपना रिपोर्टिंग को, या उसके ऊपर डिज़ाइन कर रहे होते हो, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और people can ask you कि भाई I need that tuple, I need that row, basically filter it out। मिसाल के तौर पे अभी सप्लायर है, ठीक है ना, किसी भी प्रोडक्ट की कोई ना कोई तो बना रहा है, उसको सप्लाई भी कर रहा है, तो उसकी बेस पे आपके पास आप कह सकते हैं, कोई भी अगर आपका रिपोर्ट देखना चाह रहा है, वो कहता है कि भाई मुझे सप्लायर एज के ऊपर जो है ना फिल्टर करके दे दो डेटा, जितना भी सप्लायर एज का डेटा है या रो में है, वो सारे का सारा मुझे डेटा चाहिए। इस तरीके से इसको आप बताते हो। तो अगेन मैं दोबारा इसको रिपीट करता हूँ, टेबल के अंदर क्या चीज़ें होती हैं आपके पास, हाई लेवल पे आपके पास रोज होती हैं, आपके पास कॉलम्स होते हैं, जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये कॉलम्स हैं, जैसे सप्लायर आईडी इज अ कॉलम, प्रोडक्ट कोड इज अ कॉलम, प्रोडक्ट नेम इज अ कॉलम, सो ऑन सो फोर्थ। और जो उसके अंदर डेटा होता है, यानी कि जिस तरीके से आप सेव होता है, उसको आप रोज बोलते हो। सही है? एनी क्वेश्चन ऑन दिस वन? यस, नहीं वो क्लियर जी, कोई और क्वेश्चन था किसी का भी? ओके अच्छा, अब एक और चीज इसके अंदर हमने देखी लिखी हुई है, कीज, ठीक है ना, ये क्या होती है आपकी? आई थिंक दिस इज इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, इसको गौर से समझिएगा। जब भी आपके पास एक, यहाँ पे मैं एग्जांपल लिखता हूँ, सही है, यहाँ पे मिसाल के तौर पे यहीं से ले लेता हूँ कस्टमर, यहाँ से मैं लेता हूँ एग्जांपल। अच्छा, अब आप इसमें ये देखिएगा कि यहाँ पे मेरे पास कस्टमर ए है, और एक और मुझे चीज देखनी चाहिए, यहाँ पे ये देखना चाहिए, कस्टमर ए, मैं यहाँ पे पहले थोड़ा सा फिल्टर करता हूँ कस्टमर ए का। सही है, थोड़ा सा इसको आप समझें, कस्टमर ए, और इसी तरीके से मैं इसको बी कह देता हूँ। यहाँ से मैं थोड़ा सा डेटा उठा के बी का भी लेके आता हूँ। ओके जी, अच्छा, अब ये इस टेबल का क्या नाम दिया हुआ है? इसका दिया हुआ है ऑर्डर्स, ठीक है, ये ऑर्डर्स टेबल है, ये आपके पास है कस्टमर्स का टेबल। सही हो गया जी। अच्छा, अब हम क्या करना चाह रहे हैं, हम बात कर रहे हैं रिलेशनशिप्स के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आप जी कीज आप बताने लगे थे? जी मैं कीज बताने लगा हूँ, कीज एंड रिलेशनशिप्स के ऊपर बात करेंगे। ओके ठीक है। ये आपके पास देखिए, यहाँ पे एक आईडी है, सही है ना। अब ये आईडी जो है, ये आपकी अगर देखें रो है ना एक प्रॉपर, उस एक रो को आइडेंटिफाई कर रही है, जो कि नंबर 1 है। आपको मैं अगर दोबारा यहाँ पे एक एग्जांपल में दिखाऊं, यहाँ पे कस्टमर था, अब यहाँ पे देख रहे हैं कि ये इज इट पॉसिबल कि आईडी जो है कंपनी पी के लिए भी हो सकती है, मतलब इज इट पॉसिबल? नो, क्यों? आईडी क्योंकि यूनिक हम होनी चाहिए। यूनिक होने, और ये लास्ट टाइम भी हमने जिक्र किया था कि जितना भी आप क्या करते हो, किसी भी डेटा को जब बनाते हैं उसके अंदर, टेबल के अंदर, उसको एक यूनिक आईडी दे देते हो उस स्पेसिफिक रो की। इसी वजह से ये आईडी 1 जो है वो कंपनी पी की आईडी नहीं हो सकती, तो दैट्स अ यूनिक रिकॉर्ड। सही है, तो ये हमेशा हमेशा आपकी कंपनी ए के लिए होगी। अच्छा, अब जहां पे भी आपको इस तरह की चीज दिखे कि जहां पे आपके पास एक रो है, ये पूरे का पूरी रो है, अगर उसकी कोई आईडी होगी, उसको आप क्या कहते हो? उसको कहते हो प्राइमरी की। सही है, की है आपकी, इसको कहते हैं प्राइमरी की, यानी कि ये वाला कॉलम मेरे पास प्राइमरी की है। अच्छा, हो सकता है कि ये आपके पास जरूरी नहीं है कि आईडी जो है वो भी प्राइमरी की हो, आप कंपनी नेम को भी बना सकते हो, क्योंकि कंपनी नेम भी तो आपका
99.9% मीट सेम नहीं होता ना अपना। जैसे यहाँ पे कंपनी ए है, अब आपको यहाँ पे कहीं और दिख रहा है इस टेबल के अंदर कि कंपनी ए या कंपनी ए कहीं और लिखी हुई है? यहाँ पे देखेंगे कंपनी ए है, ठीक है ना। ये और जगहों पे तो कहीं नहीं आपको दिख रही ना, तो यानी यूनिक नेम है ना ये आपका। इज इट ट्रू? ओके, एग्जैक्टली। तो यहाँ पे आपके पास इस टेबल के हिसाब से जो आपके पास यूनिक आईडी है वो है ये वाला कॉलम, ठीक है। ये वाला कॉलम आपके पास यूनिक आईडी है, जिसको आप बोलते हो प्राइमरी की। कॉन्सेप्ट समझ आया प्राइमरी की का आपको? जी हाँ जी, आ गया। जी। अच्छा, अब ये क्या होगा कि ये हमेशा आपके टेबल के अंदर एक बनेगा। अब एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं ऑर्डर की। यहाँ पे भी प्राइमरी की है, यहाँ पे प्राइमरी की अगर आप देखेंगे वो कौन सी है? ऑर्डर आईडी, सही है, देख रहे हैं? जी। यहाँ पे भी ये प्राइमरी की है, इसको मैं प्राइमरी की को येलो कर देता हूँ यहाँ पे, सही है। लेकिन एक और चीज अगर आप यहाँ पर देखेंगे प्राइमरी के यहाँ पे, सॉरी, ये जो कंपनी का नाम है कंपनी ए वो इस ऑर्डर टेबल के अंदर रिपीट हो रहा है, राइट? जी। तो आप समझते हैं कि यूनिक है। यहाँ पे कस्टमर का नेम जो है नहीं, यूनिक नहीं है जी। अगर यूनिक नहीं है लेकिन उसके अंदर डेटा आ रहा है तो मीनिंग कि वो कहीं ना कहीं से रेफरेंस कर रहा है उसको, सही है। इज दैट ट्रू? यस और नो? यस। बिल्कुल। अब आप देखें जहां पे भी इस तरीके से आपको देखे डेटा कि जहां पे किसी और जगह पे रेफरेंस कर रहा है किसी और टेबल के लिहाज से, उसको आप बोलते हो फॉरेन की। इसको हम ग्रीन कर देते हैं, ग्रीन कलर में कर देते हैं, देयर वी गो। अब आपको याद है हमने लास्ट वीक हमने टैब्स बनाई थी नीचे, हम क्या कर रहे थे कि मैं टैब बनाई थी और टैब के ऊपर हम जा रहे थे, इधर आ रहे थे, उधर से डेटा लेके आ रहे थे, राइट? आपको रिकॉल हो रहा है थोड़ा सा? जी। हाँ, तो उसमें हम क्या कर रहे थे कि हम मल्टीपल टेबल्स के अंदर जा रहे थे, यानी कि कस्टमर ऑर्डर, हमारे पास कस्टमर इन्फो थी, कस्टमर सेल्स थी और कस्टमर टैक्स का था, उसके अंदर जाके हम डेटा लेके आ रहे थे। तो किस तरीके से हम कनेक्ट कर रहे थे, हमने, अगर आपको याद हो, वहाँ पे एक आईडी बनाई थी, यूनिक आईडी बनाई थी और प्राइमरी की बनाई थी, उसकी बेस पे हम डेटा लेके आ रहे थे, ठीक है। अब यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट है। देखिए आपके पास एक कस्टमर टेबल है, अब कस्टमर टेबल के अंदर आपके पास की प्राइमरी की है। अब इसकी बेस पे जो रेफरेंस डेटा जो है वो सेव हुआ है, वो कहाँ पे सेव हुआ है? वो आपका ऑर्डर्स के अंदर हुआ, सही है। तो जब मुझे डेटा लेके आना पड़ेगा यानी कि रिपोर्ट बनानी पड़ेगी, तो मैंने इसके अंदर एक रिलेशनशिप डिफाइन करनी पड़ेगी इस टेबल के अंदर, सही है। उस रिलेशनशिप को आप क्या बोलते हो? अपना कार्डिनैलिटी, ठीक है। यहाँ पे एक मैं बनाता हूँ इसको एरो, ये आपका यहाँ से रिलेशनशिप बन रही है, ठीक है। और इस चीज को हम क्या बोलेंगे? कार्डिनैलिटी। कार्डिनैलिटी, ये इसको बोलते हैं। ये क्या है आपका? ये बेसिकली आप डिफाइन कर रहे हो रिलेशनशिप के, इस टेबल कस्टमर की रिलेशनशिप ऑर्डर टेबल जो है उसके साथ रिलेशनशिप क्या है। तो आप बता सकते हो कि उसकी कार्डिनैलिटी ये है कि कस्टमर टेबल के अंदर से जो कि कंपनी है वो it has been repeating multiple times in the order tables। ये मैं रिपीट करता हूँ, कार्डिनैलिटी कैसे डिफाइन होगी यहाँ पे, या बताएंगे आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि टेबल कस्टमर जो है उसके अंदर जो कंपनी नेम है, कंपनी कॉलम है, it is been repeating in the orders table multiple times। यहाँ पे एक दफा है, यहाँ पे multiple times है, सही है ना? ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर हो रहा है आपको, राइट? जी हाँ जी, हसन भाई हो रहा है। जी 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 बिल्कुल हो रहा है। ओके। तो अब हम थोड़ा सा दोबारा प्राइमरी की को दोबारा वो टच कर लेते हैं कि उस दूसरे तरीके से बोलेंगे कि कस्टमर की जो प्राइमरी की है वो है फॉरेन की ऑर्डर्स के अंदर, यानी कि मल्टी सिंगल रैकेट यानी कस्टमर हैज ए मल्टीपल हसन भाई जी। मुझे क्लियर नहीं हुआ, आप दोबारा रिपीट करेंगे प्लीज?
ये फॉरेन की का मुझे क्लियर नहीं हुआ। प्राइमरी की का तो मुझे समझ आ गया है, लेकिन फॉरेन की का नहीं समझ आया। अच्छा, आप ये देखें कि आपके पास कस्टमर है तो आपका, ठीक है ना, उसकी तो प्राइमरी की आपको समझ में आती, लेकिन अब हमने ये देखना है कि कस्टमर ने ऑर्डर्स कितने किए हैं। सही है ना। अब कस्टमर का ये तो नहीं होगा ना कि आपके पास एक ही टाइम पे ऑर्डर कर सकता है। अगर मिसाल के तौर पे मैं एक कस्टमर हूँ अमेज़न का, ठीक है, हो सकता है मैंने वहाँ पे जो मतलब हज़ारों ऑर्डर्स किए हों, ठीक है। अब मेरी कस्टमर आईडी जो होगी, मतलब जो कस्टमर मेरी आईडी है वो यूनिक है, मेरा जो नाम है वो यूनिक है बेसिकली, राइट लेकिन मेरे नाम के बिहाफ पे मल्टीपल ऑर्डर्स होंगे, राइट। राइट तो राइट। कहीं ना कहीं जाके सेव तो हो रहा होगा ना डेटा, वो आपका ऑर्डर्स के अंदर सेव हो रहा होगा। तो जहाँ पे वो बताएगा कि मेरा ये जो ऑर्डर है, अगर ये मैं हटा दूं यहाँ से एक कॉलम, अगर मैं हाइड कर दूं मिसाल के तौर पे, आई डोंट नो हाउ टू हाइड इट, फिलहाल मैं इसको डिलीट करता हूँ, ठीक है ना, यहाँ से रिमूव करता हूँ। ये मेरे पास नहीं है तो मुझे कैसे पता लगेगा कि जो ऑर्डर्स हमारे पास आए हैं वो किसके ऑर्डर्स हैं? राइट राइट। तो इस चीज को बताने के लिए कि जो प्राइमरी डेटा था कस्टमर का, जो की थी, जो कि कंपनी ए है या बी भी है, कि कौन कौन से ऑर्डर्स आए हैं यू नो फ्रॉम द ऑर्डर टेबल्स, वहाँ पे आपकी किसी टेबल की जो प्राइमरी की है वो हो सकता है किसी दूसरे टेबल के अंदर वो आपकी फॉरेन की बन जाए। बात आ रही है ना आपकी? सही। ठीक है ना, अपनी टेबल नहीं है, वो बाहर से है, इसी वजह से इसको बोलते हैं फॉरेन। अच्छा अच्छा, समझ आ गई, समझ आ गई ना? बिल्कुल। तो अब इस पूरे प्रोसेस को बताते आप क्या बताते हो कि भाई मेरे पास अगर एक कस्टमर है, कस्टमर ए, उसके मल्टीपल रिकॉर्ड्स हैं यहाँ पे, राइट बी हैं उसके मल्टीपल रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है ना। तो उसको क्या कहते हो कि आपने कस्टमर सॉरी टेबल कस्टमर हैज मल्टीपल रिकॉर्ड्स इन द ऑर्डर टेबल्स। कार्डिनैलिटी बताते हो उसको, ठीक है, कहते हैं ठीक कार्डिनैलिटी। है। हसन मेरी स्टेटमेंट जरा रिपीट कर दीजिएगा, मैं लिख लूँ। जी, कौन सी स्टेटमेंट की? कस्टमर टेबल हैज मल्टीपल वाली। हाँ, कस्टमर टेबल हैज a cardinality with orders one to many, यानी कि सिंगल रैक यहाँ पे है और मल्टीपल रैकेट्स यहाँ पे आपके पास, ठीक है ना। ठीक है, इसको हम यहाँ पे दोबारा हम जाएंगे अपनी इस चीज के ऊपर, इसको रिलेशनशिप से कार्डिनैलिटीज भी बोलते हैं, टेबल वन टू मेनी, ठीक है। यहाँ पे अब आप देख लें, यहाँ पे इस एग्जांपल में कस्टमर एक है लेकिन इसके मल्टीपल रैकेट्स हैं ऑर्डर्स के अंदर, तो इसका रिलेशनशिप क्या बना या कार्डिनैलिटी क्या बनी? कस्टमर हैज वन रैकेट दैट हैज मेनी रैकेट्स इन ऑर्डर्स टेबल, यानी कि वन टू मेनी। तो कस्टमर टेबल में फिर कंपनी एक ही दफा, कंपनी डबल ए एक ही दफा आ सकती है, राइट? डुप्लीकेट नहीं हो सकती, राइट? ये कह रहे हैं आप? नहीं हो सकती। ओके। और ये देखें ना एग्जांपल यहाँ पे है आपके सामने, क्योंकि आप देखें ना आपके पास अगर थोड़ा सा हाई लेवल पे भी देखें, अब मैं कंपनी ए जो है मुझे, अब उसका लास्ट नेम चेंज नहीं होगा, फर्स्ट नेम, अगेन मास्टर डेटा की मिसाल लेने, टाइटल जो है वो चेंज नहीं होगा, सो ऑन सो फोर्थ, एड्रेस नहीं चेंज होगा। अब मुझे ये जरूरत नहीं है कि मैं एक और बनाऊं यहाँ पे कह दूं कंपनी ए, दोबारा वो इन्फॉर्मेशन लिखूं, राइट? तो इट डजंट मेक एनी सेंस कि मैं बार बार वही इन्फॉर्मेशन लिखता रहूं उसके अंदर। तो कस्टमर तो मेरा एक ही आएगा ना अपना उसका, उसकी जो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है, नाम, जगह या जो भी इसका फोन नंबर्स हैं, वो तो चेंज नहीं होते हैं, लेकिन जारी बात है जो कस्टमर है वो मल्टीपल ऑर्डर्स तो कर सकता है बेसिकली, राइट? तो यहाँ पे जो इस टेबल के अंदर आपके पास एक ही टाइम पे सेव होगा डेटा, यानी कि यूनिक रिकॉर्ड होगा स्पेसिफिक टू दैट कस्टमर, लेकिन उसके अंदर मल्टीपल जब ऑर्डर्स करेगा तो वो नॉन यूनिक आपकी प्राइमरी फॉरेन की बन जाती है आपकी, ठीक है ना, क्योंकि मल्टीपल रिकॉर्ड्स वो कर सॉरी ऑर्डर्स कर सकता है। ओके, गॉट इट, थैंक यू। नो प्रॉब्लम। तो इसको आप बोलते हैं टेक्निकल लिंगो में कार्डिनैलिटी, वन टू मेनी, सही है। अच्छा, अब इसको अगर मैं उलट कर दूं, पहले मैंने कहा कि कस्टमर हैज ए कार्डिनैलिटी ऑफ वन टू मेनी विद द ऑर्डर्स, लेकिन अगर मैं उलट इसको कर दूं, अब मैं ये कहूं कि ऑर्डर हैज ए कार्डिनैलिटी ऑफ मेनी टू वन टू कस्टमर टेबल, कह सकता हूं ना? जी बिल्कुल, मैं यही कहने लगी थी। बिल्कुल, तो ये आपका फिर बिल्कुल, अगर आप ऊपर से देखेंगे नीचे की तरफ तो ये है वन टू मेनी, देखेंगे की तरफ इट्स अ वन। तो इसी तरीके से रिवर्स हो गया। ओके, बिल्कुल। तो इसी तरीके से क्या होता है आपके पास, ये देखिए वन टू मेनी का कांसेप्ट यहाँ पे आ गया,
फिर many to 1 आपके पास आ गया, सही है। अच्छा, बाज़ औक़ात ये भी हो सकता है कि आपके पास 1 to 1 हो। अब वो कैसे हो सकता है? अब आप देख लें कि अगर मेरे पास यहाँ पे अगर ये टेबल होता सिर्फ यहाँ पे कस्टमर नेम का होता या कस्टमर बेसिक इन्फो, सही है। अब इसको सिर्फ हल्की सी मिसाल से समझ लें, छोटी सी मिसाल से। यहाँ पे आपके पास 3 चीजें हैं आपके पास। अब इस टेबल में आपके पास क्या क्या है, एक और भी यहाँ पे हम डाल देते हैं आईडी, ठीक है। कस्टमर आईडी को मैं कह देता हूँ 1, सही है। अब ये भी आपके पास एक बना हुआ है कॉन्सेप्ट, राइट। अब यहाँ पे आपके पास एक कस्टमर है, अब इसके अंदर आपके पास क्या है, ना उसका एड्रेस है ना कुछ है, कुछ भी नहीं है, सही है। तो मैं एक और भी टेबल अगर बना दूं यहाँ पे कस्टमर एड्रेसेस का, और बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि कस्टमर के मल्टीपल एड्रेसेस होते हैं, मतलब यानी कि मल्टीपल लोकेशंस होती है ना उसकी। तो इसमें यहाँ पे कस्टमर आईडी, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ एड्रेस 1, यहाँ पे एड्रेस 2, एड्रेस 3, राइट। ये हो सकता है कि नहीं हो सकता? जी हो सकता है। हो सकता है ना। तो जब इसके अंदर रिलेशनशिप बनेगा तो इसके अंदर ये होगा कि कस्टमर 1 का हमेशा हमेशा एक ही रैकेट तो होगा यहाँ पे इस टेबल के अंदर, कस्टमर एड्रेसेस के अंदर। ऐसा है कि नहीं है? पता नहीं। नहीं पता। दोबारा पूछें हसन भाई, मुझे समझ आई, क्या कह रहे हैं आप? मैं ये कह रहा हूँ कि आपके पास जो कस्टमर आईडी 1 है, कस्टमर ए है, उसके मल्टीपल एड्रेसेस यहाँ पे आप सेव कर रहे हो, ठीक है ना, एक ही लाइन के अंदर, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये हो सकता है कि यहाँ पे जो कस्टमर ए है उसके मल्टीपल रिकॉर्ड्स यहाँ पे पड़े हों, मतलब ये एड्रेस 1 को मल्टीपल टाइम मैं कह सकता हूँ कि भाई ऑफ कोर्स 1 टू मैनी, यस। नहीं, एक चीज में यहाँ पे मिसाल के तौर पे देखें, यहाँ पे आपके पास कस्टमर ए है, ठीक है ना, यहाँ पे 1 2 3 पार्क व्यू समथिंग लाइक दैट, सही है। फिर यहाँ पे खेलें क्विंसी कोर्ट समथिंग लाइक दैट, फिर यहाँ पे कह लें बर्मिंघम और समथिंग लाइक दैट, आई डोंट नो, बर्मिंघम, राइट। मैं ये कर सकता हूँ कि इसको दोबारा रिपीट कर लूँ यहाँ पे इस तरीके से, यानी कि एड्रेस 1 दो दफा आ सकता है इस टेबल के अंदर। नहीं सेम एड्रेस नहीं आ सकता, लेकिन अगर उसके मल्टीपल एड्रेस हैं तो राइट सेम एड्रेस नहीं आएगा दोबारा। लेकिन आप देखिए यहाँ पे नहीं, अभी यहाँ पे देखिए मैंने एड्रेस 1 को एक ही जगह पे लिख दिया, ठीक है ना, राइट। एड्रेस 2 को उसके अगली साइड पे लिख दिया, अगली लाइन पे लिख दिया, अगले कॉलम में लिख दिया, एड्रेस 3 को उसके अगले कॉलम में लिख दिया। तो यहाँ पे क्या इसके ऊपर मल्टीपल रोज बन सकती हैं, यानी कि मल्टीपल रोज आ सकती हैं, यानी कि इस तरीके से बन सकता है ये डेटा आपका? नहीं सेम नहीं होगा ना, सेम नहीं होगा, सेम नहीं होगी। अगर उसका किसी दूसरी सिटी में उसका है, फर्स्ट करें सेकंड होम है उसका, तो आप वो ऐड कर सकते हैं, राइट। एक आदमी, राइट, यहाँ पे मतलब आप ये समझे ना कि एक कस्टमर है, उसके 3 एड्रेसेस हैं बेसिकली, एग्जैक्टली डिफरेंट है, ठीक है ना। अब उसका सिटी भी यहाँ पे लिखती है, ठीक है, उसका जिप कोड भी लिखती है आपका, वो यूनिक होगा उसके, यानी कि सारे का सारा। तो ये सारी की सारी चीजें आपके पास एड्रेस 1 2 और 3 मैंने तो ऑलरेडी लिख दिया, एक ही दफा लिखती है जी, एक ही दफा लिखना है, राइट। यप, ये मैं रिपीट नहीं कर रहा यहाँ पे, जी ठीक है। ये हुआ कि एक कस्टमर का जो यहाँ पे जो रिलेशनशिप बन रही थी वो एक रिकॉर्ड के अगेंस्ट एक ही रिकॉर्ड होगा आपके पास, राइट। सो 1 to 1 कह रहे हैं आप, ये 1 to 1 हो जाएगा फिर आपका। ओके। लेकिन क्वेश्चन मेरा ये है, फर्ज के एक कंपनी है जिसकी 10 एड्रेसेस हैं, तो वो कैसे होगा, वो यहाँ पे आप कैसे उसको करेंगे, राइट? मुमकिन है, राइट? कंपनी की 10 लोकेशंस है डिफरेंट, बिल्कुल के कॉलम्स ऐड होंगे। हाँ नहीं कॉलम्स नहीं ऐड होंगे, मेरे ख्याल से एग्जांपल बहुत अच्छी एग्जांपल नहीं थी, मुझे एड्रेस 1 नहीं लिखना चाहिए था, मुझे कुछ मेरे भी ज़हन में आता कि अगर फ्रेंचाइजीज हैं एक ही कंपनी के नेम के अंदर और हर फ्रेंचाइज आपकी कस्टमर है, तो फिर उसका सेपरेट एड्रेस यानी कि रिकॉर्ड बिल्टअप होगा। नहीं, आप बिल्कुल नहीं, ऐसे नहीं होगा अपना ये 1 to 1 ही आप, मैं बेसिकली समझाना आपको चाह रहा था 1 to 1 कैसे आप बनाते हो बेसिकली ना अपना, तो ये बहुत अच्छी एग्जांपल नहीं है, तो माय अपोलॉजीज फॉर दैट। इसको समझने के लिए आप किस तरीके से कह सकते हैं, अगर मैं इसको थोड़ी सी अच्छी एग्जांपल में समझाऊं आपको,
कि कस्टमर के आई गेस आप हेड ऑफिस कह सकते हैं कंपनी का, राइट? कंपनी का हेड ऑफिस एक जगह होता है। हाँ, दैट इज ट्रू। तो ये लेकिन वो भी आपके एड्रेस में ही आ जाएगा ना फिर आपका, तो ये आप अपना बेसिकली इस तरीके से भी देखें। ओके, तो आप ये भी कर सकते हैं ना कि अगर इसको देखें, अगर थोड़ा सा इसको मैं और आसान तरीके से करूं, आप सोशल सिक्योरिटी नंबर डाल सकते हैं, कोई यूनिक ही होगा एक बंदे का। हाँ बिल्कुल, इसका यही मैं जाने यहाँ पे जगह पे जाने लगा था। तो हाँ, इसका टेबल है ना अपना। अब इसके अंदर जो है ना, जैसे कस्टमर आईडी या आपके पास कस्टमर नेम है और कस्टमर की आईडी जो है। अब ये आपका सारी बात है, ये ठीक है, रिपीट तो ये हो रहा है, लेकिन इसकी आईडी तो तकरीबन एक ही होगी ना आपके पास, यानी कि वो इस तरीके से आप कर रहे हो, तो ये आपकी एग्जैक्टली आपको एक यूनिक फील्ड चाहिए बेसिकली वहाँ पे, यही कह रहे हैं आप? यूनिक रिकॉर्ड चाहिए आपको। रिकॉर्ड चाहिए, ओके। रिकॉर्ड जो होता है, या जिसको अपना रो बोलते हो, टपल बोलते हो, वो एक चीज का नाम है, यानी कि एक रो ही होनी चाहिए, एक से ज्यादा नहीं हो सकती। अच्छा, तो एक रो को टपल कहते हैं? एक रो को टपल कहते हैं? टपल कहते हैं, बिल्कुल। ओके, ठीक है। एक रो में चाहे जितनी भी कॉलम्स हो, लेकिन वो एक रो वो टपल के कहलाएगी। टपल ही कहलाएगी, बिल्कुल। यहाँ पे देखें, एक सवाल हुसैन भाई, हसन भाई। जी। प्राइमरी की इज ऑलवेज यूनिक। Primary key is always unique. Is always unique. And it can be a foreign key in another table and can be repeated many times, right? In the different tables, yes. In any different table. Different tables. इसी जो आपने मिसाल खोली है, इसमें क्विकली मैं पूछूंगी, जैसे ऑर्डर्स के टेबल में ऑर्डर आईडी इज द प्राइमरी की फॉर दैट टेबल, बट इफ आई लेट्स से put these order related to this company की कंपनी A ने 20 ऑर्डर्स किए हैं जो कि ऑर्डर आईडी 3D 36 37 38 की है, तो वो फॉरेन की बन जाएगी कस्टमर के टेबल में। That is true, exactly. अगर यहाँ पे आप इसको रिवर्स करना चाहें, अगर रिवर्स करते हैं, कोई रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं कि इस कस्टमर ने कितने ऑर्डर्स आईडी, हमारे पास इसके कितने ऑर्डर्स आईडी हैं, तो वो फिर हमारी ऑर्डर आईडी की जो प्राइमरी की ऑर्डर्स में है वो कस्टमर के टेबल में फॉरेन की बन जाएगी। That is true. और ठीक है, और हर ऑर्डर आईडी स्टिल सेम यूनिक रहेगा कस्टमर के टेबल में। That is true. ठीक है, सही है। No problem. अच्छा, इसके अंदर एक और लास्टली होता है मैनी टू मैनी। आमतौर पे ये बहुत जगहों पे नहीं होता, क्योंकि इट्स नॉट अ वेरी, अगर डिज़ाइन के हिसाब से अगर आप देखेंगे ना, तो वी टेंड टू सी कि भाई हमारे पास मैनी टू मैनी रिलेशनशिप्स ना बने किसी भी जगह पे, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहाँ पे आपके पास मैनी टू मैनी रिलेशनशिप्स बन जाती हैं आपके पास। जैसे वो हम एड्रेस की बात कर रहे थे ना अपना, अब यहाँ पे कंपनी ए का, आप यहाँ पे जैसे यहाँ पे अगर मैं कहता हूँ कंपनी 1 ही दोबारा आ जाती है, फिर कस्टमर कंपनी ए। यहाँ पे अगर मैं रीजन लिख दूँ बेसिकली मिसाल के तौर पे, रीजन, सही है ना, रीजन अब इसके अंदर आ रहा है, अभी दोबारा रिपीट हो रहा है आपके पास रिकॉर्ड, ये ऐसे, यहाँ पे कहता हूँ यूएस, यहाँ पे कहता हूँ कनाडा, ठीक है। अब इसके अंदर दोबारा अब ये भी तो हो सकता है कि कस्टमर आईडी है, तो फिर यहाँ के हिसाब से अगर आप देखें, अभी एक कंपनी है तो उसका अगर आईडीज देखेंगे तो आईडी ये भी हो सकती है, एक और भी इसके नीचे हो सकती है बेस्ड ऑन द रीजन, राइट। यूएस में भी, और यूएस में अब यूनिक होगी, तो अब इसको ये भी मैं कह सकता हूँ यहाँ पे कर दिया। अब डिफरेंट हो सकता है ना अपना, डिफरेंट कंट्रीज के हिसाब से जो भी आप दे दो बेसिकली इसको। तो अब देखें अब यहाँ पे मल्टीपल रिकॉर्ड्स आ रहे हैं कंपनी ए के, और आईडीज के अंदर भी मल्टीपल रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप है इसके दरम्यान में, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपको? यस। और मैनी टू मैनी रिलेशनशिप इज नॉट ए गुड रिलेशनशिप, सो वी ट्राई टू अवॉइड एज मच एज पॉसिबल, ठीक है। अच्छा जी, ओके, राइट, ओके। मेरे ख्याल से यहाँ तक हमने काफ़ी डिस्कस कर लिया। अब ये जो नेक्स्ट आइटम है, मेरे ख्याल से हमें यहाँ पे रुक लेना चाहिए, क्योंकि अदरवाइज इट्स गोना गेट मोर कंफ्यूजिंग अगर हम इसको जाएंगे। तो मैं क्वेश्चन कर लेते हैं इसके बाद, तो और ये हम पावर बीआई के अंदर कर लेंगे। लेकिन कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये है कि अपना जब इंशाल्लाह हम थोड़ा सा क्या करेंगे कि टेबल्स के ऊपर ऑपरेशंस करेंगे,
जिस तरीके से यहाँ पे टेबल्स हैं, ठीक है ना, उसके अंदर डेटा लेके आएंगे, डेटा को हम थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश करेंगे, तो ये आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। मैंने लेकिन लेके जाना है आपको इस तरफ, ठीक है ना, डेटा वेयर हाउस की तरफ। ये क्या चीज़ है, इसके अंदर टेबल्स होते हैं, फैक्ट टेबल, डिमेंशंस क्या होती हैं, ये हम चला एक नेक्स्ट सेशन में कर लेते हैं। लेकिन यहाँ तक आपको कोई कंफ्यूजन या क्वेश्चन हो? नो नो। डेटा वेयरहाउस किसकी प्रोडक्ट है? आपने कहा था ये एसएपी की है। नहीं, डेटा वेयर हाउस एक कॉन्सेप्ट है ओ बेसिकली। कॉन्सेप्ट है, ओ इन जनरल इट्स अ जेनेरिक टर्म। इट्स अ जेनेरिक टर्म। ओके ओके ओके, ठीक है, थैंक यू। किसी भी सॉफ्टवेयर का हो सकता है डेटा वेयर हाउस। ओके, थैंक यू। नो प्रॉब्लम। एनी क्वेश्चंस, कमेंट्स? हसन भाई मेरा है, जी मैनी टू मैनी जो सा आपने एक्सप्लेन किया है, इसमें अगर एक कस्टमर की आईडी डिफरेंट हो जाती है तो जाहिर है उसका सारा रैकेट भी डिफरेंट हो जाएगा, हम रिकग्नाइज नहीं कर पाएंगे, तो उसकी डिफरेंट सेम आईडी मोस्ट प्रोबेबली सेम आईडी ही रहती है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे कॉस्को है जी और कनाडा में भी कॉस्को है, जी अब तो वहां पे भी सेम होती है आईडी, अब जी यहाँ का कार्ड वहां पे, लेकिन अगर मैनी टू मैनी करते हैं तो जाहिर है वहां का डिफरेंट आईडी हो जाएगी और वो प्रॉब्लम होगी। इसको सिर्फ क्लियर करवाना था मैंने। नहीं, तो जहाँ की आईडी आपकी यूनिक अगर रहेगी ना अपना, राइट राइट तो वो अगर आपके पास एक टेबल के अंदर सेव हुआ हुआ है, ठीक है, जो कि कस्टमर का टेबल है, अब उसकी बेस पे अगर आपके पास आप सेल्स कर रहे हो, ट्रांजैक्शंस कर रहे हो, कॉस्को कनाडा में या कॉस्को यूएस में, राइट कस्टमर का जो आपके पास डेटा है वो तो एक ही टेबल के अंदर है ना, तो वो आपका फिर जो सेल्स के साथ जो रिलेशनशिप बनेगा वो वन टू मैनी का बनेगा, ठीक है। अब आपके राइट पास उसमें, राइट हाँ, आपके पास कंट्रीज चेंज हो सकती हैं, कुछ भी राइट हो सकता है, लेकिन वो जो कार्डिनैलिटी बनेगी वो वन टू मैनी की होगी आपके पास। राइट राइट समझ आ गई, लेकिन मैनी टू मैनी में कह रही थी कि अगर मैनी टू मैनी हो तो फिर आईडी डिफरेंट हो जाएगी ना। नहीं, आईडी आपकी डिफरेंट नहीं होगी। अगर आप इसको देखें ना, एग्जांपल होगी यहाँ पे, दोबारा यहाँ पे देखें, आईडी 1 1 ही है, यहाँ पे नाम भी नेम है, सही है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक चीज चेंज हो रही है, रीजन, ठीक है ना, वो ये चेंज हो रहा है आपका इसका। अब इसके अगेंस्ट आपके पास यहाँ पे मल्टीपल रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, यानी कि अब कनाडा में जो है अपना, ये आपके पास कस्टमर आईडी है, ठीक है, कोई भी स्टोर की आईडी हो सकती है, तो ये आपके पास मैनी टू मैनी है, ठीक है ना। यहाँ राइट multiple, just because of this region there is multiple records for this specific कंपनी AA, जिसका रीजन आईडी ये है, और फिर बाकी जो है उसके आईडीज के अंदर भी स्पेसिफिक रिकॉर्ड्स होंगे उसी के हिसाब से, तो मैनी टू मैनी फिर बन जाएगी इसमें। सही, सही ठीक है, सही है, ठीक है, एक और जज़ाकल्लाह। क्वेश्चन हसन भाई पूछना था, जी, प्राइमरी की हम खुद डिसाइड करते हैं या सिस्टम डिसाइड करता है? हम खुद डिसाइड करते हैं। होता क्या है, अच्छा ये भी आपका एक अच्छा क्वेश्चन है, इसकी बेस पे आप ये देख लेते हैं कि जब भी आपके पास जॉबें आती है ना, तो देयर इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ जॉब्स आपके पास, जो है ना, एक तो डेटाबेस डिजाइनर होता है, ठीक है, या डेटाबेस आर्किटेक्ट होता है। वो क्या करता है, वो आपके प्रॉपर्ली डेटाबेसेस को बताता है कि किस लेवल पे डेटाबेस होना चाहिए, क्या साइज होना चाहिए, कितने उसके अंदर कहाँ कहाँ होने चाहिए डेटाबेसेस, तो वो डेटाबेस आर्किटेक्ट होते हैं। इसी हिसाब से डेटा आर्किटेक्ट जो होता है वो क्या करता है, वही जो अभी आप बात कर रहे हो ना कि प्राइमरी की और इस तरह की चीज़ें डिफाइन करना, वो डेटा आर्किटेक्ट का काम होता है। ये सारा BI के अंदर आता है, बिजनेस इंटेलिजेंस के अंदर ये सारी की सारी चीज़ें आ रही हैं। फिर आपके पास होता है डेटा एनालिस्ट, वो क्या करता है, उसको अगर मैं यहाँ पे दोबारा एग्जांपल समझ लूँ, खोल लूँ, उसको अब ये डिफाइन नहीं करेगा, यानी कि अगर आप यहाँ पे, बाय द वे, हाँ, यहाँ पे एक और चीज़ हम भूल गए, ये देखें हर टेबल की PK लिखी हुई, ठीक है, प्राइमरी की यहाँ पे FK1 FK2 ये फॉर्म की, तो ये सारे का सारा जो है डेटा आर्किटेक्ट डिजाइन करेगा, ठीक है। और जहाँ पे सेव होगा, यानी कि डेटाबेस एडवेंचर वर्क्स है, वो डेटाबेस डिजाइनर इसको करेगा डिजाइन, और जो इसको समझने वाला होगा वो होगा डेटा एनालिस्ट, ठीक है, ये आपके पास है। और फिर एक इसके पास क्या होता है, जब डेटा एनालिस्ट होता है तो फिर एक फ्रंट एंड डेवलपर होता है। फ्रंट एंड डेवलपर क्या करता है काम, वो आपको जो डेटा एनालिस्ट से इंफॉर्मेशन लेके उसके ऊपर रिपोर्ट्स बनाता है, क्वेरीज लिखता है, सही है, ठीक तो है, फ्रंट एंड डेवलपर इस तरीके से जाते हैं आपके ना, आपके मार्केट में आते हैं। ठीक है, ओके, जी। अच्छा जी, और कोई क्वेश्चन किसी का?
कंफ्यूजन? थैंक यू हसन भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। क्लियर हसन भाई? नहीं, ज़बरदस्त हो गया। मैं आपको रेकमेंड करूँगा, अगर आप एक्सेस आपके पास हो तो आप जो है अपना यहाँ पे जाएं, ब्लैंक डेटाबेस अगर करेंगे, सॉरी ब्लैंक नहीं, यहाँ पे टेम्पलेट्स में जाएंगे, यहाँ पे न्यू में, और यहाँ पे आपके पास कहीं पे नॉर्थ विंड का मैंने देखा था, यहाँ पे आप क्रिएट करते हो, ये एक्सेस में, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में, राइट? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में है नॉर्थ तो आई विंड। थिंक मे बी हो सकता है सबके पास एक्सेस है या नहीं, ये पता नहीं, आई डोंट नो माइक्रोसॉफ्ट मैं एक्सेस। पूछना चाह रहा हूँ, अगर नहीं है तो बता दें, फिर मैं आपको एक साल में भेज दूंगा अपना। एक्सेल नहीं, एक्सेल नहीं, एक्सेस, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, एक्सेस नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस नहीं है। चलें ठीक है, कोई मसला नहीं। आप फिर ये काम ये और करें कि आपको मैं ये लिंक भेजता हूँ, ये थोड़ा सा आप स्टडी आपने करना है, क्योंकि हम इसी के ऊपर काम करेंगे, ठीक है? अच्छा, क्विकली आपको बता दूँ, ये जो लाइनें हैं ना, आपको ये देखिए लाइनें, ये आपकी रिलेशनशिप डिफाइन करते हैं, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये यहाँ पे एक डॉट लगा हुआ है, राइट, और यहाँ पे ये डॉट है जो कि एम्प्टी है, ठीक है ना, मतलब प्रॉपरली इसके अंदर ब्लैक मार्क नहीं लगा हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ये वन है और ये मैनी है, इस तरीके से रिलेशनशिप बनाई हुई है, वन टू मैनी, सही है। और अगर इसको इस दूसरे तरीके से भी देखना चाहें तो ये देखें, यहाँ पे ये वन, और यहाँ पे अगर एरो लिखा हुआ है तो इसका मतलब हो गया कि ये मैनी है, वन टू मैनी इसके अंदर। लेकिन ये ज़रा ज़्यादा आसान है समझने के लिए, जो ये छोटा डॉट है और ये डॉट विदाउट एनी मार्क इन इट, इट्स वन टू मैनी रिलेशनशिप, सही है। तो ये मैं लिंक आपको भेजता हूँ, इसको ज़रा आप थोड़ा सा स्टडी करिएगा। ट्रेड करिए या कुछ बता रही है? बिल्कुल डेमोंस्ट्रेट करिए। बिल्कुल करती है, बिल्कुल करती है। इसको भी इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टाइम,